स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही परिवार रवीन की पाठशाला पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में शुरुआत करेंगे बिहार सिविल कोड परीक्षा के लिए। जो चपरासी पद के लिए आप फॉर्म अप्लाई किए ना, उसमें 35 का 35 क्वेश्चन मैथ्स का होता है, 35 का हिंदी होता है और 15 का इंग्लिश होता है और लास्ट में 15 का इंटरव्यू होगा। तो घबराना नहीं है, मैथ्स और हिंदी की गारंटी मैं लेता हूँ कि मैं आपको 35 में 35 अंक दिला के ही रहूंगा। तो घबराना नहीं है। यह जो है प्रैक्टिस सेट 4 है मैथ्स का, जो टोटल 35 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। द प्लेटफॉर्म की बुक से है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, घबराना नहीं है। एक एक क्वेश्चन करके कराएंगे क्योंकि सभी लोगों का डिमांड था ना, एक एक क्वेश्चन कराइए, कोई भी क्वेश्चन को छोड़िए नहीं। और साथ में यह भी डिमांड था कि बेसिक से कराने के साथ साथ ही ट्रिक से कराइए, डायरेक्ट ट्रिक से नहीं कराइएगा। तो मैं आपको बेसिक के साथ साथ ट्रिक से भी कराऊंगा। इसका घाटा आप लोग का यह होगा कि समय कुछ ज्यादा लगेगा, घाटा नहीं होगा बल्कि आप ज्यादा सीखेंगे। तो आपको घबराना नहीं, समय कुछ ज्यादा हम लेंगे लेकिन आपको हम बढ़िया तरीका सिखा के आपको 35 में 35 मैथ्स दिलाएंगे। आपको कहीं भी मैथ्स और हिंदी की तैयारी करने के लिए नहीं जाना है, आपको यही तैयारी करना है और बढ़िया से तैयारी करना है। गारंटी है कि आपको निकल जाएगा। तो घबराना नहीं है, एक एक करके हम तैयारी कराएंगे। और आप तो इसमें माफी मांगना चाहता हूं क्योंकि 3 दिन वीडियो आने में लेट हो गया, तो कुछ इमरजेंसी काम के कारण लेट हो जाता है, इसके लिए माफी चाहेंगे हम। लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि लेट ना हो, और जितना भी लेट हो गया सबको हम एकाएक भरपाई करने की कोशिश करेंगे। और जल्दी से जल्दी मैं इस बुक को खत्म करने के बाद और भी प्रैक्टिस सेट लाऊंगा, और इतना मतलब आपको प्रैक्टिस मटेरियल दूंगा ना कि आपको परीक्षाएं पास होना एकदम तय है। तो घबराना नहीं है, वीडियो पे बने रहना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि, और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और वीडियो बनाने में मजा आए। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन लिखा गया है कि एक कक्षा में 9 लड़के एवं कुछ लड़कियां थी। एक कक्षा में 9 लड़का एवं कुछ लड़कियां हैं। लड़का की संख्या कितना है? 9। और लड़की की संख्या पता नहीं। लिखा गया आगे कि एक परीक्षा में लड़कों को 13 औसत अंक प्राप्त हुआ। और लड़का का जो अंक है एवरेज में 13 है, जबकि लड़कियों द्वारा औसत अंक 15 है। लड़का का एवरेज में 13 है और लड़की का एवरेज में 15 अंक है। यहाँ पे लड़की पढ़ने में थोड़ी ज्यादा तेज है। यदि कक्षा का कुल औसत अंक, कक्षा का मतलब आप समझ गए होंगे कि लड़का और लड़की दोनों मिलाकर कक्षा बनता है, तो दोनों का औसत मिला के जब हम औसत निकालेंगे तो वह कक्षा का औसत अंक निकलेगा, जो कि 14.28 दिया गया है। तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालना है। यहाँ से आप पढ़ने के बाद क्या समझे कि दो औसत को मिला के एक तीसरा औसत बनाया गया है। तो जब भी दो चीज को मिलाकर एक तीसरा चीज बनाया गया होगा तो उसमें हम लगाते हैं एलिगेशन, और एलिगेशन लगाने से यह क्वेश्चन बहुत ही जल्दी बन जाएगा। तो चलिए हम बताते हैं कि एलिगेशन को कैसे लगाते हैं। तो देखिए, एलिगेशन लगाने के लिए पहले आपको रेशियो में लिखना पड़ेगा। तो हम पहले नाम लिख लेते हैं कि यह बॉयज है और यह गर्ल्स है। यदि इसकी संख्या की हम बात करें तो बॉयज की संख्या कितना दिया गया है? तो बॉयज की संख्या दिया गया है रियली में 9, और इसकी संख्या के बारे में पता नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसका हम एवरेज लिखते हैं। तो बॉयज 9 है और इसका औसत अंक कितना है? तो इसका औसत अंक जो दिया गया है आपको दिया गया है 13, और इसका औसत अंक, लड़की का औसत अंक कितना है? 15। अब यहाँ से दोनों को हम मिलाएंगे तभी तो कक्षा का औसत अंक बनेगा। तो दोनों को मिलाने पर जो औसत अंक है वह कितना है? 14.28 है। बोलेगा कि सर जी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यदि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो आपको अब क्या करना है, एलिगेशन में करते क्या है कि इधर से घटा के हम इधर लिख लेते हैं। 15 में से 14.28 घटाएंगे तो 0.72 होगा। अब इधर से इसको घटाएंगे तो आइए कहिएगा, अब इधर से इसको घटाएंगे तो बोलिएगा कि माइनस में आएगा, लेकिन माइनस में यहाँ पे हम नहीं लिखते हैं। तो इसको हम जो भी आएगा लिखेंगे प्लस में, यानी कि 1.28 हो गया प्लस में। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि दशमलव के बाद 2 किधर भी है और दशमलव के बाद 2 किधर भी है, तो दोनों जगह से हम दशमलव को गायब कर देंगे। ठीक है, दशमलव को कर दिए गायब, तो यहाँ से यहाँ काट दिए। अब काट देने के बाद हम क्या करते हैं कि इसको हम काटते हैं, किसी टेबल में काटते हैं, रेशियो बनाते हैं। तो किस टेबल में इसको आप काटेंगे? तो आप इसको 4 के टेबल में काट सकते हैं। यदि 4 के टेबल में काटेंगे ना, तो 4 के पारा में 18 मरतबे कटेगा, और 4 के पारा में 4 3 12 4 2 8, 18 और 32 में कटेगा। क्या अभी भी यह कटेगा? तो बोले कि हाँ अभी भी यह कटेगा। तो 2 के टेबल में और काटते हैं इसको। 2 के टेबल में कटेगा 9 मरतबे, और 2 के टेबल में कटेगा 16 मरतबे। 9 और 16 के रेशियो में टूट गया। तो रेशियो टूटने का मतलब हुआ कि यदि लड़का 9 होगा तो लड़की 16 होगी। और यही बात तो रियल में ऊपर कह रहा है कि लड़का 9 गो है तो लड़की कितना होगी, यानी कि लड़का 9 गो है तो लड़की 16 गो होगी। तो लड़की होगी या 16। तो पूछा है कि तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या, विद्यार्थी कहने का मतलब दोनों को आपस में हम जोड़ेंगे तब ना विद्यार्थी कहलाएगा। तो 9 में 16 को जोड़िएगा तो क्या आएगा? तो बोलेगा 25, यानी कि ऑप्शन सी। यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
तो आशा है कि आप एलिगेशन मेथड से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम बताते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन को, यह ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है, भले ही आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन मैं आपको पढ़ा दूंगा क्योंकि सबका डिमांड है कि सबका सब क्वेश्चन करे, तो मैं सबका सब क्वेश्चन कराऊंगा। जिसको आप कैसे बना सकते हैं, आपको आसानी से दिमाग में आएगा कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है, कॉट 45 है, सेक 60 है। तो इसको बनाने के लिए ना आपको सबका मान पता होना चाहिए, यानी कि साइन 60 का मान आपको पता होना चाहिए। तो साइन 60 का मान आपको पता है कितना होता है, तो साइन 60 का मान होता है √3/2। और साइन 60 का मान लिख लिए हैं, लेकिन वहां पे साइन स्क्वायर लिखा गया है, यानी कि आपको साइन स्क्वायर करना है, फिर प्लस देना है। फिर आपको कॉस 30 का मान पता होना चाहिए, तो कॉस 30 का भी मान होता है √3/2। अब इसका क्या करेंगे, हम स्क्वायर कर देंगे क्योंकि कॉस स्क्वायर दिया गया है। फिर कॉट 45 का मान लिखेंगे, तो कॉट 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर। अब सेक स्क्वायर 60 है, तो सेक 60 के मान पता होना चाहिए, तो सेक 60 का मान हो जाता है 2 और 2 का होल स्क्वायर। यदि आपको यह मान पता नहीं है, याद नहीं है, तो घबराना नहीं, आपको पुराना वाला वीडियो में चल जाइए, वहां से आपको कहीं ना कहीं त्रिकोणमिति टेबल मिलेगा। बहुत पुराना वीडियो है, लेकिन मैं बहुत अच्छी तरीके से समझाऊं उसको, आपको एकदम उंगली पे याद हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप हल कर दीजिए, मिल जाएगा आंसर। √3/2 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से तो ये रूट कट जाएगा, तो इसका मतलब हो गया 3 और 2 का स्क्वायर 4, 3/4। फिर यहाँ भी 3/4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 दूना 4, पाई 1 कर लेंगे ताकि एलसीएम लेकर बनाने में आसान रहेगा। अब यहाँ से बना लीजिए ना, 4 1 का एलसीएम 4, 4 4 1 का एलसीएम 4, तो 4 एलसीएम आ गया, तो फटाफट लिख लीजिए, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये प्लस में 3, प्लस में ये 4 हो जाएगा, और प्लस में ये 16 हो जाएगा। जोड़ने के बाद कितना आएगा, जोड़ने के बाद कितना आएगा, 3 और 3 6 और 4 10 और 16, 16 और 10 26, 26/4। तो 26/4 यानी कि इसको आप तोड़ेंगे ना, तो यह आ जाएगा 13/2, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा। आसान था, बन जाएगा। ठीक है, देखिए लिखा गया है कि एक पुस्तक को ₹25.65 में बेचने पर एक व्यापारी को 5% का लॉस होता है, यानी कि हानि होता है। यदि वह इसे 31.05 में बेचे तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करे। तो जो चीज दिया गया है पहले तो आप उसको लिख लेंगे, यही कीजिएगा आप। तो दिया गया क्या है, तो दिया गया है सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य 25.65। यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना में बेचने पर इसको हानि हो जाता है, लॉस परसेंट हो जाता है, कितना 5% का। तो जब एसपी दिया गया है, लॉस दिया गया है, तो हमें निकालना क्या पड़ेगा, तो सीपी निकालना पड़ेगा, यानी कि हम खरीदे कितना में। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। इसको हम कैसे निकालते हैं, शॉर्टकट में आपको बताता हूँ। देखिए 5% का लॉस होता है ना, तो 5% लॉस कहने का मतलब है कि अगर सीपी और एसपी हम लिखे, तो अगर 100 में हम सामान खरीदेंगे तो बेचेंगे कितना है, 95 में। क्यों, क्योंकि 5% लॉस हो रहा है। तो वो बात आप समझ गए। तो जब सीपी निकालना हो और एसपी दिया गया हो, तो आप एसपी को लिखिए। एसपी लिखा गया 25.65, तो हम दशमलव को हटा देंगे, तो बटा में क्या करेंगे 100 कर देंगे, इतना तो आप जानते ही हैं। अब जो दिया गया उसको हम लिख लिए हैं, अब कंपेयर करना है। अब हमको निकालना है सीपी। तो सीपी निकालने के लिए देखिए सीपी में कितना मान है, 100 मान है, तो जिसको निकालना है उसको ऑलवेज ऊपर रखिए। और ये जो हम लिखे हैं 25.65 क्या एसपी है, तो एसपी यहाँ पे कितना है 95, जो हम मानेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट के अनुसार से, तो उसको हम रखेंगे नीचे 95। अब यहाँ से आपको पता है कि कटिंग कुटिंग करनी आता है, 100 से 100 आप काट लेंगे। 5 के पहाड़ा में काटेंगे तो 19 मरतबे कटेगा ये ना, और 5 के पहाड़ा में काटेंगे तो 25 कटेगा, 5 से कम 5 कटेगा, 5 से 1 15 कटेगा। अब यहाँ से फिर से इसको 19 के पहाड़ा में काटेंगे तो 19 दूना 38, 19 दूना 38 कर जाएगा, और उसके बाद बच जाएगा इधर 13 3 133, 19 33, यानी कि 27 मरतबे। यानी कि आपको पता चलेगा कि सीपी 27 रुपया है। अब सीपी यदि 27 रुपया आ गया, तो अब अगला एसपी भी दिया गया है। अगला एसपी कितना है 31.05। अब 27 रुपया का सामान है, अब 31.05 में बेचना चाहेंगे, पता है कि प्रॉफिट ही होगा, तो प्रॉफिट होगा तो लाभ परसेंट होना चाहिए। तो कितना लाभ परसेंट होगा ये पता आपको करना होगा ना। तो लाभ परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बात आपको पता है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आपको करना होता है कि लाभ कितना हुआ ये बात आप पता कीजिए। तो 27 के सामान हम 31.05 में बेचे तो कितना का लाभ हुआ, तो बोलिएगा कि 4.05 का लाभ हुआ, यही ना। आप बोलेंगे लाभ परसेंट निकालने के लिए, जब हम लाभ परसेंट निकालने के लिए बोले तो क्या कीजिएगा, लाभ कितना हुआ, तो 27 में खरीद दिया, 31.05 में हम बेचे,
यानी कि 4.05 का लाभ हुआ। और यह लाभ किस पर हुआ, तो बोलिएगा कि 27 पर हुआ। तो नीचे हम 27 लिखते हैं, सीपी को ऑलवेज नीचे रखेंगे। अब प्रतिशत में बदलना है तो हम 100 से गुना करते हैं, यानी कि 100% से। अब यहाँ से आप बना सकते हैं इसको आराम से कि दशमलव को उड़ा देंगे तो बटा में गुना में 100 आ जाता, यानी कि यह 100 से यह 100 ऐसे ही कैंसिल हो जाता। अब इसको काटेंगे ना तो 27 के पहाड़ा में ये कर जाएगा, 27 से कम 27 बच गया, 13 पे 5 27 बचे 135, यानी कि 15% करेक्ट आंसर। काटने पर कितना आएगा 15%, तो लाभ कितना हो गया 15%। तो आशा है कि आप समझ गए होंगे। आपको भले ही देखने में कैलकुलेटिव लगता होगा, लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। मैं आपको बढ़िया सिखा रहा हूँ ताकि आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाए। अब देखिए अगला क्वेश्चन लिखा गया है, एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 13.5 सेकंड में और 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18.25 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या है। यह टाइम एंड डिस्टेंस क्वेश्चन है। तो टाइम एंड डिस्टेंस है तो आपको पता होना चाहिए कि दूरी बराबर क्या होता है, बोलिए कि दूरी बराबर होता है समय गुने चाल। यह बात आपको पता है कि समय गुने चाल होगा, और यहीं से आप सब फॉर्मूला निकाल लेते हैं। जब हमको समय निकालना है तो समय बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो दूरी बटा चाल हो जाएगा। दूरी बटा चाल, ये सब फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। और चाल निकालना होता है तो क्या करते हैं, चाल बराबर हो जाता है दूरी बटा समय। ये फॉर्मूला लिख लिए। इतना बात आपको लिखना नहीं, दिमाग में क्लिक होना चाहिए। जब आप ये बात जान गए तो लिखा गया कि एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, अब प्लेटफॉर्म की लंबाई 110 मीटर है यहाँ पे, और पास कर जाते हैं 13.5 सेकेंड में। तो यहाँ पे हम स्पीड तो नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि ये स्पीड निकालने के लिए, चाल निकालने के लिए आपके पास दूरी होना आवश्यक है। तो दूरी होने का आवश्यक का मतलब है कि प्लेटफॉर्म की तो लंबाई आपको पता है कि 110 मीटर है, लेकिन आपको ट्रेन का लंबाई पता है, तो बोले कि ट्रेन का लंबाई पता नहीं, तो इसको एल मान देंगे। और तब इसको आप चाल बराबर दूरी बटा में आप समय लिखेंगे। और जब इतना आप कर लेंगे तो आपको एल पता नहीं तो आप नहीं निकाल पाएंगे। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, ऐसे नहीं बना करके आप यहाँ से डिफरेंस खोजेंगे। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि 110 मीटर जब प्लेटफॉर्म था तो वह टाइम कितना लेता था, 13.5 सेकेंड का। जब प्लेटफॉर्म 205 मीटर हो गया तो टाइम कितना लेते हैं, 18.25 का। तो यह दोनों में कितना का डिफरेंस है बताइए, यह दोनों में कितना का डिफरेंस, तो यह दोनों में हो गया 95 का डिफरेंस। बोले कि यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, तो 95 मीटर चला। और यहाँ से टाइम में कितना का डिफरेंस है, तो 13.5 को आप 13.50 भी लिख सकते हैं। 18.25 में से 13.50 घटा के आप बताइए तो हमें कितना आएगा, उसको आप ऐसे घटा लेंगे 13.50, यानी कि 5 12 में से 5 गया 7, बच गया 7 में से 3 गया 4, ये कट गया 4.75। तो यहाँ पे आ गया 4.75। अब क्या निकालना है, रेलगाड़ी की गति। लेकिन यह बात भी आपको ध्यान में ऑलवेज रखना है कि यह मीटर में और यह सेकेंड में दिया गया है। तो जो भी चाल निकलेगा ना वह मीटर प्रति सेकेंड में निकलेगा, लेकिन यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में लिखना है। तो आपको घबराना नहीं, यह भी मैं बताऊंगा कि किलोमीटर पर आवर में कैसे बदलेंगे इसको। तो चाल बराबर क्या होता है सर, तो बोलेंगे चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी यहाँ पे कितना लिया है 95 मीटर, और समय कितना लिया है 4.75, ये सेकेंड है। तो ये मीटर प्रति सेकेंड में है। यहाँ से आपको हम बताए हैं ना अभी कि दशमलव हटा देंगे तो इसके बदला में हम नीचे से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर में लिखेंगे, ऊपर से हटाएंगे तो नीचे में लिखते हैं। दशमलव हटाएंगे तो ऊपर में 100 लिखेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है। गुना मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए आपको किससे गुना करना पड़ता है, आपको पता है, तो बोले कि हाँ पता है, 18/5 से गुना करना पड़ता है। जब इतना बात आपको पता है तो यहाँ से क्या करना है, आपको कटिंग कुटिंग कर लेना है। तो काट के हमको बताइए कि 5 के पहाड़ा में यह कट जाएगा, तो बोले कि हाँ कट जाएगा 20 मरतबे। और कटेगा, तो बोले कि हाँ और कटेगा, 5 के पहाड़ा में कट जाएगा कितना 4 मरतबे, और 5 के पहाड़ा में कट जाएगा 5 45, 5 25 95 मरतबे। और कटेगा, तो बोले कि हाँ और कटेगा, ये 95 से ये 95 कट जाएगा। अब तो कुछ कटने का नहीं बचा। अब जो बचा आपके पास ये क्या बचा, 4 गुने 18 बचा। तो 4 गुने 18 हम करते थे कितना आता है 72, यानी कि 72 किलोमीटर पर घंटा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है कि लिखा गया है 72 किलोमीटर पर घंटा। तो आपका आंसर हो गया 72 किलोमीटर। समझ गए।
तो आशा है कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। एक कार 2.3/4 लीटर पेट्रोल में 44 किलोमीटर चलता है। मतलब इतना अगर पेट्रोल लेगा ना तो 44 किलोमीटर चलेगा। तो 1 लीटर यदि पेट्रोल लेगा तो वह कितना किलोमीटर चलेगा? बहुत आसान तरीका है इसको बनाने का। देखिए जो लिखा गया उसको लिखिए। 2.3/4 लीटर यदि यह लेता है बंदा, तो यह चलता है 44 किलोमीटर। यह बात हम समझ गए। इसको हम कहेंगे पूर्णांक में तोड़कर लिखिए, तो क्या लिखिएगा आप? 4×9=3, 11/4 लीटर। लीटर अभी नहीं लिखते हैं। और 44 किलोमीटर ना, समझ गए आप? ये बात जानते हैं कि इधर लीटर में लिखा है, इधर किलोमीटर में लिखा है। लेकिन हमें क्या करना है कि हमको 11/4 नहीं चाहिए, हमको 11/4 लीटर नहीं, बल्कि हमको 1 लीटर चाहिए। तो 11/4 को 1 में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे जरा आप बताइए। तो बोलेंगे, आपको बोलेंगे कि अच्छा ये 5 लिखा गया, इसको आप 1 बना दीजिए। तो कैसे बनाइएगा? कहिए कि इसमें 5 से डिवाइड कर दीजिए। अब कोई आदमी बोले कि 5 है तो गुना 1/5 कर दीजिए, 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यह 2/3 लिखा हुआ है, बोलेंगे कि इसको 1 में कन्वर्ट कीजिए, तो आप इसका उल्टा से गुना कर देंगे 3/2 से, अपने काटेंगे तो कट के 1 आ जाएगा। तो 11/4 है, कन्वर्ट करना है इसको 1 में, तो उलट के गुना कर देंगे 4/11। और आपको यह बात पता है कि बराबर के इस तरफ हम जो काम करते हैं ना, वही काम इधर भी करते हैं। यानी कि 4/11 से इधर गुना किए हैं, तो इधर भी 4/11 से गुना करना पड़ेगा। जब इतना आप कर लेंगे तो कटिंग कुटिंग आपको आता है, इन्ना से इन्ना काट लीजिएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और इसको काट लीजिएगा 11×4 = 44, यानी कि 1 में 16, यानी कि 1 लीटर में चलेगा 16 किलो। इससे आसान तरीका कोई तरीका नहीं है, ठीक है? बहुत ही आसान तरीका था। तो आशा है कि आप सीख गए होंगे। वीडियो यदि अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। आपका लाइक सब्सक्राइब ही मेरा मोटिवेशन है। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। देखिए लिखा गया है कि निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर कौन सी दशमलव संख्या मध्य में होगी, यानी कि बीच में कौन होगा? जब भी इस प्रकार के प्रश्न आएगा और दशमलव में लिखा हुआ है, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं और तब बताते हैं कि आरोही क्रम में कैसे जाएंगे। तो 5.74 लिखा गया है, 6.03 लिखा गया है, 0.8 लिखा गया है, 0.658 लिखा गया है, और अंतिम में 7.2 है। जब भी आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में इस प्रकार के प्रश्न को सजाना हो, तो आपको यह देखना है कि दशमलव के बाद सेम अंक है कि नहीं। देखिए इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें 2 अंक, इसमें 1 अंक है, इसमें 3 अंक है। हम ऐसा करते हैं कि दशमलव के बाद सबसे अधिक इसमें 3 अंक है, तो सबको हम 3 अंक में परिवर्तन करते हैं। तो कैसे करेंगे? तो 0 यहाँ पे बैठा देंगे, 3 अंक में परिवर्तन, यहाँ पे 0 बैठा देंगे, 3 अंक में परिवर्तन, यहाँ पे डबल 0 बैठाएंगे तब 3 अंक में परिवर्तन, और यहाँ पे तो कुछ बैठाना नहीं क्योंकि ऑलरेडी 3 अंक में, और यहाँ पे डबल 0 बैठा देंगे। यदि आप इतना बात समझ गए होंगे तो यहाँ से आप इसको बढ़िया से पहचान सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। आरोही क्रम का मतलब हुआ कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। हमें बताइए कि इसमें सबसे छोटा कौन है? तो 0.800, हम ऐसे पढ़ना नहीं है लेकिन 0.800 पढ़ते हैं, लेकिन हम बोलते हैं कि 0.800 और 0.658 है। तो छोटा कौन हुआ? तो बोलिए कि छोटा हुआ 0.658। इसके बाद ये कौन आएगा? तो बोलिए कि 0.800 आएगा। इसके बाद कौन आएगा? तो 5 वाला, 6 वाला, 7 वाला बचल है, इसका मतलब कि 5 वाला होगा, यानी कि 5.740 आएगा। इसके बाद 6 वाला आएगा, यानी कि 6.030 आएगा, और लास्ट में जो लास्ट में वही रहेगा। लेकिन आपसे ये बात नहीं पूछा गया आरोही क्रम में लिखने के बाद मध्य में कौन आएगा। कैसे पता कि मध्य में कौन आएगा? तो एक इधर से काट लीजिए, तो एक इधर से काट दीजिए, एक इधर से काट दीजिए, तो एक इधर से काट दीजिए, सबसे बीच में क्या बचा? 5.74, जो कि ऑप्शन नंबर आपको किस में दिख रहा है जरा बताइए। तो बोले कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आशा है कि समझ गए होंगे, ठीक है? स्क्रीन पर लिखा गया है कि ₹686 को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, जिनका अनुपात है 1:2, 2:3, 3:4। तो पहला भाग क्या है, यानी कि 1/2 क्या है? तो इसको करने के लिए आपको घबराना नहीं है। करना क्या है कि जो रेशियो दिया गया है ना, उसको रेशियो को हम परफेक्ट रेशियो में बदलते हैं। यानी कि बाटा में जो लिखल है ना, उसको हम बाटा को हटाते हैं। तो बाटा को हटाइए, तो लिखा गया 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4। इतना बात यदि आप समझ रहे हैं, हम आपको बताए थे पिछला वीडियो में जब हम रेशियो का कंसेप्ट बताए थे, हम बताए थे ना कि जब बाटा में कोई चीज लिखा हुआ हो ना,
तो उसको हम बटा को क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, तो बोलिएगा कि 6। 6 एलसीएम का मतलब है कि 6 में इससे भी गुना, 6 में इससे भी, 6 में इसमें भी और 6 में इसमें भी। अब गुना करने के बाद आप लिखिए कि गुना करने के बाद कितना आएगा। तो गुना करने के बाद आपको लग रहा है कि आप लिख पाएंगे, तो बोला कि हाँ लिख लेंगे। तो लिख के बताइए था। तो 2 से काट देंगे 3 मरतबे, यानी कि ये 3 आ जाएगा। 3 से काट देंगे 2 मरतबे, यानी कि 2 दूना 4 आ जाएगा। इसमें तो कटने वाला नहीं, तो 1 3 छक 18 हो जाएगा, ये 4 छक 24 हो जाएगा। अब यह किसी से कटेगा तो काट सकते हैं सब, और नहीं कटेगा तो नहीं काट सकते हैं। तो 3 4 8 24 में हो गया। इसका मतलब हुआ कि यह पहला भाग है, यह दूसरा भाग है, जो 3 में है तीसरा भाग है, जो 4 में हुआ चौथा भाग। अब जब भी रेशियो आता है तो आपको पता है कि सब एक्स में रहता है, यह परफेक्ट नहीं है। तो ये सबको आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 और 4 7 7 8 18 25, और 25 और 24 होता है 49। मतलब टोटल को जोड़ने पर आता है 49, लेकिन रियल में है 686। तो 686 यहाँ लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे 49 से। जो रेशियो है उससे डिवाइड कर देंगे टोटल से, क्योंकि यह भी टोटल है। बोला है कि पहला भाग क्या है, तो पहला भाग 3 है, तो 3 से गुना। जिसको भी निकालना रहता है उसको हम गुना करते हैं। तो अब इसको गुना करके बताइए कि यह कितना होगा। जब इसको आप कटिंग कुटिंग कीजिएगा तो 7 के पारा में इसको आप काट के देखिए। 7 के पारा में 7 मरतबे कटेगा। 7 के पारा में 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, अब बच गया 5 और 6 7 8 56। अभी भी यह कटेगा, तो बताइए क्या मरतबे कटेगा, तो बोले कि 7 के पारा में 14 मरतबे कट जाएगा। अब मल्टीप्लाई इसको इससे कीजिएगा, तो 14 तिहाई कितना देगा, तो बोलेगा कि 42। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया सही जवाब। कोई भारी बात नहीं था, आशा है उम्मीद है कि आप समझ गए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, और ये क्वेश्चन है, इसको आप बेसिक से तो बना ही लेंगे। मुझे आशा है कि बेसिक से आप बना लेंगे इसको स्टेप बाय स्टेप। इसको मैं डायरेक्ट शॉर्ट बताता हूँ कि इसको हम शॉर्ट से कैसे बनाएंगे इसको। अगर आपका डिमांड है कि इसको भी बेसिक से बताइए, तो इसको भी मैं बेसिक से बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप। देखिए शॉर्ट में क्या करना है कि जो चीज में सबसे पहले ब्रैकेट दिया गया हो उसको हम पहले हल करेंगे। यानी कि यह रेकरिंग सबसे पहले इस पर दिया गया है, पहले रेकरिंग वाला को हल करेंगे। यानी कि 25 में से 30 घटाइएगा तो -5 आएगा, और -5 आके इसके साथ मिल जाएगा, तो माइनस और ये माइनस पहले से हो गया प्लस। तो 27 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ कुल मिला के देगा 32। बोलेगा कि यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब 24 में से 32 घटाइएगा तो -8। 24 में से 32 घटाइएगा तो -8, और यहाँ पे पहले से माइनस है, तो -8 और ये माइनस है, तो ये +8 यहाँ तक हो जाएगा। इधर का बात अब खत्म हो गया। अब देखिए इधर 23 में +8 कीजिएगा तो हो गया 31, यानी कि 22 माइनस 31 हो गया। तो 22 में से 31 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो बोले कि -9। आंसर आ गया फाइनली -9। तो ज्यादा इसमें लफड़ा लोचा नहीं करना है कि ब्रैकेट कब खत्म करेंगे कब लगाना है, बस ऐसे सोल्व करते हुए पीछे की ओर चले आना। तो आशा है कि आप सीख गए होंगे। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। लिखा गया है कि सलोनी 450 मीटर की दूरी को कितने समय में तय कर सकती है यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। मतलब उसका स्पीड ना 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूरी है 450 मीटर, तो टाइम में कितना लेगा। तो टाइम यहाँ पे सेकंड में दिया गया है। तो टाइम यदि सेकंड में दिया गया है तो हम क्या करेंगे कि जो स्पीड किलोमीटर पर आवर में उसको मीटर पर सेकंड में बदल देंगे। तो 20 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं 5/18 से हम गुना कर देते हैं। तो यह जो स्पीड आ जाएगा किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड में। इसको आप कैंसिल करेंगे तो 4 के पहाड़ा में कटेगा क्या, बोलेगा नहीं। 2 के पहाड़ा में 10, 2 के पहाड़ा में 9, यानी कि यह कुल मिला के आ जाएगा 50/9 मीटर प्रति सेकेंड। अब आपको बताइए कि टाइम बराबर क्या होता है। पिछला बार मैंने आपको लिखा है ना, पिछला जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में, कि समय बराबर क्या होता है। तो समय बराबर होता है दूरी बटा में 4। तो दूरी या बटा में लिखेंगे 4। ये सब बात आपको ऑटोमेटिक याद होना चाहिए। दूरी कितना तय करना है, तो बोलिएगा दूरी 450 मीटर तय करना है, तो दूरी लिखेंगे 450 मीटर। तो दूरी यहाँ पे लिख देगा आप 450 मीटर। और चाल आप क्या लिखेगा, मीटर प्रति सेकेंड वाला 50/9, तो नीचे आप लिखेंगे 50/9। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं। ये मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। अब कैलकुलेशन आपको करने आता है यहाँ से अच्छी तरीका से।
तो क्या करना है कि 450 लिख दिए आप गुने, नीचे में 50 बटा 9 है ना, तो इसको इधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो पलट जाता है, यानी कि पलट के 9/50 आ जाएगा। और मीटर से मीटर कट जाएगा तो ओनली सेकेंड बचेगा इधर। अब यहाँ से काट दीजिए आप, 5 0 से 0 काट दीजिए, 5 9 45, 9 को 9 से गुना कीजिएगा, यानी कि 81 सेकेंड आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अब देखिए इसको, ये कितना आसान सा सवाल, इसको तो आप चुटकी भरे बना सकते हैं ऐसे। इसको लिखा गया है कि अनुपात 75:125 को सरलतम रूप में व्यक्त करना है। सरलतम का मतलब हुआ ना कि काट कूट के सबसे अंतिम में जो आएगा ना, उसको हम सरलतम बोलते हैं। यानी कि 25 के फार्मूले में डायरेक्ट आ सकते हैं, 25 तिया या 25 पचे, डायरेक्ट आ गया 3:5। किस में दिख रहा है? सी में। खत्म, इतना ही करना था इसमें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। लिखा गया कि यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 12% की वृद्धि की जाती है, तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितना % की वृद्धि होगा? वृद्धि होने का मतलब क्या हुआ कि पहले कुछ रहा होगा और बाद में कुछ हो गया होगा। तो पहले क्या करना है आपको बेसिक से बनाने के लिए, यहाँ लिखना है पहले और यहाँ लिखना है बाद में। अब आपको पता है कि लंबाई और चौड़ाई में ही वृद्धि होता है, तो लंबाई में कितना का वृद्धि होता है? तो बोले कि लंबाई में 8% की वृद्धि होता है। 8% वृद्धि होने का मतलब ये हुआ कि पहले अगर 100 रहा होगा तब 108 हो गया होगा। बोलेगा कि यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद चौड़ाई में वृद्धि हो जाता है। चौड़ाई में कितना होता है? +12%। प्लस लिखने का मतलब है कि वृद्धि हो रहा है। तो 12% का मतलब है कि अगर पहले 100 रहा होगा तब 112 हो गया होगा। जब इतना बात आप लिख लेते हैं ना, तो इसको आप काट के भी लिख सकते थे, यानी कि आप 4 के पहाड़ा में 25 मरतबे और 4 के पहाड़ा में 27 मरतबे काट सकते हैं इसको, या 25 27 हो जाएगा। 4 के पहाड़ा में 25 मरतबे और 4 के पहाड़ा में 4 दूना 8, और बच गया इधर 3 4 8 32। यहाँ से आपको क्या मिला? तो क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लंबाई गुने चौड़ाई करते हैं। तो पहले का लंबाई है 25 और चौड़ाई है 25, इसका मतलब पहले का जो एरिया है 625 मीटर स्क्वायर, और बाद का एरिया है 27 गुना 28 करेंगे, तो 27 को आप 28 से गुना करेंगे तो 7 8 56 के 6 हासिल 5, 8 दूना 16 और 5 21, 21 14 35 के 5 हासिल 3, ये हो जाएगा 7। तो अब यहाँ से आप हल कर सकते हैं, यहाँ से आप एकदम बेसिक से बना सकते हैं कि हम बोलिए कि कितना की वृद्धि हुआ। 625 पहले था, 756 हो गया है, तो कितना का वृद्धि हुआ? तो बोलिए कि 756 में से ना हम 625 को माइनस कर लेंगे। तो 756 में से 625 को माइनस कीजिए तो कितना आ जाएगा? तो ये लिखे 756 और ये लिखे 625, 1 3 1 131, मतलब कि 131 का वृद्धि हुआ। और 131 का वृद्धि किस पर हुआ? तो बोलिए कि 625 पे, तो नीचे आप 625 लिखिए, आप प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना। यहाँ तक समझ जाएगा। अब यहाँ से आप कटिंग कुटिंग कर लीजिए, 25 के पारा में 25 मरतबे, 25 के पारा में 4 मरतबे। अब यह कटेगा कि नहीं कटेगा? तो बोलेगा नहीं कटेगा, तो फाइनली इसको 131 को 4 से गुना करेंगे। अब 131 को 4 से गुना कीजिएगा तो 4 एकम 4 13 चौका 52, 524 बटा में 25। अब 524 बटा में 25 है, इसको जब आप भाग करेंगे तो यह आपको फाइनली कट के देगा 20.96%। यह हुआ बेसिक्स, ऐसे आप बना सकते हैं। लेकिन जब इसको आप ट्रिक से बनाएंगे, तो जब दो चीज में आपस में वृद्धि हो या आपस में कमी हो, या वृद्धि कमी दोनों हो, तो हम क्या यूज करते हैं उस प्रकार के प्रश्न में? x + y + xy डिवाइड में 100। xy का मतलब है कि पहला प्लस दूसरा, पहला गुने दूसरा बटा में 100। अब देखिए पहला में कितना की वृद्धि होता है? 8 + 12 + 8 गुने 12 अब बटा में 100। यहाँ तक तो जानते हैं कि 12 8 20 हो जाता है। इसको हम जोड़ेंगे, 12 8 96, 96 में 100 से भाग करेंगे तो 0.96 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे तो 20.96% निकल गया। तो ये रहा ट्रिक से। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि हम बेसिक से कैसे बनाएंगे और ट्रिक से कैसे बनाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। 50,000 की धनराशि पर 12% वार्षिक दर से 6 माह के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज प्रति तिमाही दे हो? मतलब ब्याज जो देना है वो प्रति 3 महीना पे ही देना है।
तो जो दिया गया पहले हम उसको लिख लेते हैं, क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है। तो आपको घबराना नहीं है, मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल भी इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे आपको आपको घबराना नहीं है। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी कोई फॉर्मूला का यूज नहीं करूंगा। विदाउट फार्मूला मैं आपको बताऊंगा कि बिना फार्मूला के यह कैसे बनेगा। यहाँ पे मूलधन दिया गया, तो मूलधन कितना दिया गया, तो मूलधन दिया गया है 50,000 और 12% वार्षिक दर है। मतलब 1 साल अगर पैसा रखेंगे तब जाके 12% लगेगा ब्याज। लेकिन यहाँ पे ब्याज प्रति तिमाही देना है, मतलब 3 महीना पर ब्याज लगेगा। तो 1 साल रखेंगे तब 12% है, यानी कि 12 महीना रखेंगे तो 12% ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन प्रति तिमाही देना है, मतलब प्रत्येक 3 महीना पर। तो प्रत्येक 3 महीना का मतलब है कि अगर हम 3 महीना पर ब्याज दे रहे हैं, इसका मतलब कि 3% ब्याज देना पड़ेगा। सोचने वाली बात है कि 12% वार्षिक है तो 3 माही का 3% हो जाना चाहिए। यहाँ से रेट हो जाएगा, आपको रेट कितना हो जाएगा, 3%। समझ गए होंगे। और अब समय लेता है 6 महीना का, मतलब ये जो रिटर्न करेगा ना पैसा, वह 6 महीना बाद रिटर्न करेगा। अगर आप इतना बात समझ गए होंगे तब यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बनाना काफी आसान है। अब आप खुद अपना पे सोच के देखिए कि आप 50,000 रुपया ले लिए किसी से और रेट 3% है और 3 महीना पर चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, तो पहले 3 महीना के ब्याज कितना होगा, तो 3 महीना के ब्याज हो जाएगा 50,000 का 3%। तो 50,000 का 3% कितना ब्याज होगा, तो पहला तिमाही में 1,500 रुपया ब्याज हो जाएगा ना। तो पहला 3 महीना में ब्याज कितना हो जाएगा, तिमाही में, पहला तिमाही में हो जाएगा 1,500 ब्याज। अब फिर से आप क्या होगा कि फिर से 50,000 का ही ब्याज चलेगा और 1,500 है उसका ही ब्याज चलेगा, क्योंकि अब चक्रवृद्धि ब्याज वाली बात है। तो 50,000 का ब्याज चलेगा तो फिर अगला 3 महीना में इसको 1,500 फिर से देना पड़ेगा। और साथ में ये जो 1,500 रुपया हुआ है ब्याज ब्याज इसका भी तो ब्याज चलेगा अगला 3 महीना के लिए, तो इसका भी 3% चलेगा। तो इसका 3% कितना कहलाएगा, तो इसका 3% कहलाएगा 45। अब यही तो पूछा गया है कि कितना ब्याज देना पड़ेगा, ये तो सब ब्याज ही है ना। तो 1,500 व 1,500 3,000 और 3,000 यहाँ 45 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो बोले कि 3,045। बताइए कोई भी फॉर्मूला आपको लगाना पड़ा, बोले कि नहीं लगाना पड़ा, इसीलिए ऑप्शन नंबर हो गया डी सही। आशा और उम्मीद है कि सीखे होंगे। यदि आप नहीं समझे तो घबराना नहीं है ना, आपके लिए व्यवस्था है टेलीग्राम की, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम पे आप जाइए, जुड़िए, क्वेश्चन नंबर सेट नंबर लिख दीजिए और आप सीरियस रहिएगा ना, तो हम आपको जरूर है कि रिप्लाई करेंगे और बढ़िया से लिख कर हम आपको एकदम समझा कर भेजेंगे। तो घबराना नहीं है, मैं आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। आप यदि अगल बगल से हैं तो आप डायरेक्ट संस्था में आ सकते हैं पूछने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पर, लिखा गया कि लाता घर पर 20 केजी पनीर बनाती है और इसे प्रत्येक सुबह बेचती है। यहाँ तक कोई बात नहीं। 1 लीटर दूध से वह 200 ग्राम पनीर बनाती है, मतलब 1 लीटर दूध अगर ये खरीदेगी ना तो 200 ग्राम ही पनीर बनेगा। 1 लीटर दूध की लागत 40 रुपया है, मतलब 1 लीटर दूध यदि खरीदती है तो 40 रुपया लगता है। वह रोजाना दूध खरीदने में कितना पैसा खर्च करेगी। अभी बनाने के लिए आपको कोई साइंस तो नहीं लगाना है। हमको पता चल गया कि 20 केजी इसको डेली पनीर बनाना है। अब 20 केजी पनीर बनाना है, लेकिन 1 लीटर दूध खरीदेगा तो 200 ग्राम में बनेगा। तो 20 केजी में कितना ग्राम होगा, तो 20 केजी को यदि हम ग्राम में बदलेंगे तो 20 गुने 1,000 ग्राम होगा। इतना ग्राम यह पनीर डेली बनाती है। अब 1 लीटर खरीदेगा तो 200 ग्राम बनेगा, यानी कि 200 ग्राम से भाग कर देंगे ताकि हमें यह पता चले कि कितना लीटर दूध खरीदती है। अब यहां से इसको काटेंगे तो 00 से इसको ऐसे काट देंगे, 2 के पारा में 10 काट देंगे, यानी कि 10 दहाई के 100 लीटर हो जाएगा। मतलब कि 100 लीटर यह दूध डेली खरीदती है। अब 100 लीटर दूध यह डेली खरीदेगी और दाम है दूध का 40 रुपये प्रत्येक लीटर। 40 से मल्टीप्लाई करने के बाद यह कितना देगा, तो बोलेगा कि 4,000 देगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। उम्मीद है कि सीख गए होंगे। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, लिखा गया कि इसका वर्गमूल कितना है। इसको कुछ नहीं करना है, जब वर्गमूल पूछे तो आपको रूट अंडर लगा देना है। जब रूट अंडर आप लगा देंगे तो सोचिए कि 882 किसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा, तो ऐसा तो आपको नजर नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है कि जब भी नजर नहीं आए, जो चीज लिखा गया है ना उसको आप काटने का कोशिश कीजिए कि यह किस टेबल में कटेगा। तो 2 के टेबल में तो कन्फर्म करेगा 441, और यह 2 के टेबल में करेगा 2 9 18 2 6 12 इतना।
यानी कि अब रूट अंडर में आ गया, रूट अंडर 441 बटा में 961। और इतना का मतलब तो आप जानते ही हैं कि जब 441 रहता है तो बाहर 21 निकलता है, और 961 रहता है तो 31 निकलता है। जब इतना बात आप जान गए तो बताइए कि 21 बटा 31 कहाँ इसमें है। हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। उम्मीद है कि ये सब बातें आप समझ जाते होंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, लिखा गया कि रूट अंडर इतना प्लस रूट अंडर इतना बराबर इतना, तो इतना का मान ज्ञात कीजिए। पिछला सेट में आप अगर पढ़े होंगे तो ध्यान दिए होंगे कि यह क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन को हल करना बहुत ही आसान है। उम्मीद है कि आप कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैं इसको बता देता हूँ। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, आपको ये बात पता है ना, कि जो रूट अंडर में लिखा गया है उसको हम बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, जो नहीं निकलता उसको हम अंदर ही छोड़ देते हैं। यानी कि रूट अंडर 108 लिखा गया है। अब रूट अंडर 108 को आप कोई टेबल में भी तोड़िए जो आपको मन में आ जाए। तो बोलिए कि हमको मन में आ गया 12 गुने 9, अब 12 गुने 9 कर लीजिए। और 12 गुने 9 को भी आप ऐसा तोड़िए कि इसमें से बाहर निकलने वाला कुछ आए। तो बोलिए कि 3 गुने 4 गुने 9। अब यहाँ से आप कहिएगा कि अच्छा 4 बाहर आ जाएगा, यानी कि 2, 4 के बदला में 2, 9 बाहर आ जाएगा यानी कि 3, और रूट 3 अंदर में ही रह जाएगा, यानी कुल मिला के 2 तिहाई 6 रूट 3 आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से आप 243 का भी निकाल लेंगे। अब 243 का मतलब होता है रूट अंडर में, रूट अंडर 243 का मतलब होता है, इसको हम रूट अंडर 81 गुने 3 लिख सकते हैं, यानी कि कुल मिला के हम इसको लिख सकते हैं 9 रूट 3। मतलब आप समझ गए कि ये हो गया 6 रूट 3 और ये हो गया 9 रूट 3, एकदम रूट 3 वाला में ही टूटेगा। इसी प्रकार से इसको आप कैसे निकाल सकते हैं पता है, इसको आप निकाल सकते हैं 7 रूट 3 हो जाएगा, और इसी प्रकार से यह भी आ जाएगा 192 है ना, ये हो जाएगा 4 दूना 8, 8 रूट 3 हो जाएगा ये। अब यहाँ से आप ध्यान दीजिए क्या करना है आपको, कि 6 और 9 15, यानी कि 15 रूट 3 का मान आ गया 25.98, और जो निकालना है उसको भी आपस में जोड़ेंगे ना तो 15 रूट 3 ही आएगा, यानी कि इसका भी मान आएगा 25.98। इसमें कोई लफड़ा नहीं था, डायरेक्ट आंसर आ गया इसका 25.98। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, लिखा गया है कि 7 मीटर ऊंचाई के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एक टावर जिसकी ऊंचाई 47 मीटर है का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, तो टावर प्लेटफॉर्म से कितनी दूरी पर स्थित है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, यह 10वां में आपको पढ़ना है हाइट एंड डिस्टेंस में। मैं आपको अभी बता रहा हूं कि इसको कैसे बनाना है। देखिए 7 मीटर ऊंचाई की प्लेटफॉर्म है, तो एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे। ये रहा आपका प्लेटफॉर्म, ऐसे बना सकते हैं आप। ये प्लेटफॉर्म है जो 7 मीटर ऊंचाई का है, यानी कि इसका ऊंचाई है 7 मीटर, और इस पर एक टावर है जिसका ऊंचाई 47 मीटर है। तो यह जमीन से बात कर रहा है 47 मीटर का। अब इस पे हम टावर लगाएंगे, यानी कि टावर इस पर लगाएंगे तो यहां से यहां तक टावर होगा, जिसको हम ऐसे बना सकते हैं। अभी टावर की लंबाई 47 मीटर है, तो 7 मीटर तो पहले से यहां तक है ही, ऊपर जो बच जाएगा वह टावर हो जाएगा, यानी कि हरा वाला जो हो गया यह कितना हो गया 40 मीटर हो गया। और इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है, 30 डिग्री था तो उन्नयन कोण, तो हम इसको इससे मिलाते हैं। अब यहाँ पे जो कोण बनता है उसको हम बोलते हैं उन्नयन कोण। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और आपको बताना है कि टावर प्लेटफॉर्म से कितनी दूरी पर स्थित है, यानी कि आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक बताना है क्या दूरी होगा से। तो प्लेटफॉर्म है तो 7 मीटर इधर, तो 7 मीटर इधर भी रहेगा, क्या कि यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको दूरी निकालना है इस वाला को, तो इसका हम दूरी मान लेते हैं x मीटर है, बोलेगा कोई दिक्कत नहीं x मीटर। अब यहाँ से यहाँ तक भी पता है कि ये 40 मीटर है, तो बोलेगा हाँ यहाँ से यहाँ तक भी पता है। तो हमको ये निकालना है, तो यह किस में आएगा, लंब बटा आधार किस में आता है, तो लंब बटा आधार आता है tan में, यानी कि tan 30 डिग्री का मान लिखना पड़ता है। यहाँ पे उन्नयन को जितना दिया गया उतना ही डिग्री लिखेंगे, तो tan 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटा आधार, यानी कि 40 हो गया, लंब आधार कितना हो जाएगा x। और आपको पता है कि tan 30 का मान 1/√3 होता है, और ये हो गया 40 बटा x, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मान आ जाएगा 40√3।
यानी कि प्लेटफॉर्म से टावर की दूरी है 40√3, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। बहुत आसान सवाल था, हाइट एंड डिस्टेंस का था। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर कि सोहम की आयु पार्थ से 10 वर्ष कम है। 8 साल पहले सोहम की आयु उसकी वर्तमान आयु की 3 गुनी थी, जो पार्थ की दोगुनी आयु से 4 वर्ष अधिक थी। तो सोहम की वर्तमान आयु बताए। बनाने का आप ऑप्शन से ही बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको पहले बताया था एक्स मान के बेसिक से, तब मैं बताता हूँ ऑप्शन से कैसे बनाएंगे इसको। तो सोहम की आयु पार्थ की आयु से 10 वर्ष कम है, तो हम इसमें से किसको मानेंगे ताकि आसान रहेगा। तो हम किसी को भी इसमें से मान सकते हैं। अगर किसी को भी मान सकते तो यहाँ पे लिखिएगा सोहम और यहाँ पे लिखते हैं पार्थ। अगर हम मान लेते हैं कि सोहम की आयु अभी x वर्ष, ये हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, सोहम की वर्तमान आयु यदि x वर्ष है तो सोहम की आयु पार्थ से 10 वर्ष कम है। तो सोहम का जो भी आयु होगा ना वह पार्थ से 10 वर्ष कम होगा, यानी कि एक राशि 10 वर्ष ज्यादा होगा। वर्तमान में यह x + 10 होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। 8 साल पहले, अब 8 साल पहले की बात किया है तो 8 साल पहले अगर हम जाएंगे तो यह इसका आयु हो जाएगा x - 8 वर्ष, और इसका हो जाएगा, इसमें से 8 घटा देंगे, यह हो जाएगा x + 2 वर्ष। अब 8 वर्ष पहले, अब देखिए 8 वर्ष पहले सोहम की आयु उसकी वर्तमान आयु की 3 गुनी थी। मतलब सोहम की आयु कितना है, 3 गुनी। तो सोहम की आयु हो गया 3 गुनी, x - 8, इसका हो गया 3 गुना। यह प्रश्न से हम चल रहे हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। 8 वर्ष पहले उसकी वर्तमान आयु का 3 गुनी थी। सोहम 8 साल पहले सोहम की आयु उसकी वर्तमान आयु का 3 गुनी थी, जो पार्थ की दोगुनी आयु से, मतलब जो पार्थ की दोगुनी आयु से 8 साल पहले की बात कर रहा है। 8 साल पहले x + 2 है, इसका दुगुना आयु से 4 वर्ष अधिक था, उससे यह 3 गुना है। अब इसको जब हल करेंगे तो यह कितना आ जाएगा, हल करके देखें तो यह आ जाएगा 3x - 24। इसको मल्टीप्लाई जब आपस में आप करेंगे ना तो 2x + 4 प्लस ये 4 आ जाएगा। अब यहां से इसको आप एक तरफ ले जाएंगे तो 3x में से 2x इधर घटा लेंगे तो x बच जाएगा। इधर बच गया आपके पास 8 + 8, और इधर -24, तो उधर जाके +24, यानी कि x का मान आ जाएगा 32। यानी कि सोहम की वर्तमान आयु 32 साल है। यहां से पता लग गया कि 32 ऑप्शन सही है। लेकिन जब हम इसी क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाते तो कैसे बनाते ताकि यह सही हो जाता, तो आपको मैं बता दूं इन्फॉर्मेशन के लिए, जब भी आप ऑप्शन से बनाने की कोशिश कीजिएगा ना तो लास्ट से बनाने का कोशिश कीजिएगा, ताकि अगर अंतिम का आंसर हो तो पहली बार में ही पकड़ा जाए। तो ये लिखे हम सोहम और ये लिखे हम पार्थ। इसमें पूछा है कि सोहम की वर्तमान आयु बताइए, तो जो भी इसमें आंसर होगा ऑप्शन में वो सोहम का वर्तमान आयु होगा। तो हम मान के चलते कि पहला सही होता, तो हम सोहम का वर्तमान मान लिए कि ये 32 है, यह हम मान लेते हैं वर्तमान। अगर इसका 32 है तो इससे 10 वर्ष ही ज्यादा है, यानी कि इसका 42 हो जाएगा। 8 साल पहले, 8 साल पहले जाएंगे तो एक उम्र कितना हो जाएगा, 24 वर्ष। लेकिन 8 साल पहले जेकर उम्र जो है 3 गुना है। 8 साल पहले इसका उम्र 3 गुना होना चाहिए। किसका 3 गुना होना चाहिए, 72 होना चाहिए। किसका, तो जो पार्थ कोई व्यक्ति है जो पार्थ की आयु के दोगुना से 4 अधिक होना चाहिए। तब पार्थ की आयु, अगर हम 8 साल पहले जाएंगे तो एक पार्थ की आयु 34 वर्ष, एक दुगुना अब +4, तो 34 दूना 68 और 4 72, इतना होना चाहिए। मतलब इसका 3 गुना होना चाहिए ये व्यक्ति। क्या इसका ये 3 गुना है, तो हाँ है। देखिए अब 3 गुना किया तो आ गया। इस प्रकार से हम ऑप्शन से ही पकड़ लेंगे। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। लिखा गया है एक जूट बैग को ₹48 में बेचने पर 20% की हानि होती है। अस्मिता को 20% लाभ अर्जित करने के लिए जूट बैग का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। बहुत आसान सा सवाल। इसको आप ऐसे बना सकते हैं कि जूट बैग को 48 रुपया में बेचने पर 20% का हानि होता है, तो जो होता है उसको नीचे, अगर हम 100 में खरीदे होंगे, आप 20% का हानि है, इसका मतलब 80 में बेचेंगे। तो अस्मिता को 20% लाभ कमाना है, तो 100 में खरीदे या 20% का लाभ कमाना है, यानी कि 120 में बेचना पड़ेगा। हम 100 पे तुलना कर लेते हैं,
तो कितना ही बेचना पड़ेगा, तो यहाँ से कटिंग कुटिंग कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल। 8 के पारा में 6 मरतबे, 12 को 6 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 72, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। लिखा गया है कि 2735 का 4 वर्ष के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अर्जित ब्याज क्या होगा। तो आप यहाँ से बेसिक से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेगा कि आपको ब्याज का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ऐसा ही बराबर होता है P गुने R गुने P/100। और यहाँ पे P दिया गया है 2735 और R दिया गया है कितना 5%, 4 वर्ष के लिए आप बटा में कर देते हैं 100। अब यहाँ से कटिंग कुटिंग करके आप निकाल लेंगे कि 5 के पहाड़ा में कट जाएगा 5 चौका 5 से 20 मरतबे कर जाएगा, 4 से पहाड़ा में 5 मरतबे कर जाएगा। और यहाँ से इसको जब कैंसिल आप करेंगे तो 5 के पहाड़ा में इसको काटेंगे ना, तो 5 25 2 3 5 चौका 20 2 5 5 25, यानी कि 545 आ गया। और 545 कहीं ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, जब यहाँ से इसको काटेंगे तो 5 के पहाड़ा में कटेगा 5 25 2 3 5 चौका 20 और 5 7 35, यानी कि 547 रुपया ब्याज होगा। तो ये तो हो गया फार्मूला से। आप विदाउट फार्मूला भी इसको बना सकते हैं। कैसे, आप देखिए कि 4 वर्ष तक ये पैसा रखेगा, 5% प्रत्येक साल इसका ब्याज लग रहा है। तो एक साल में यदि 5% लग रहा है तो 4 साल में कितना लगेगा, तो बोलिए कि 4 गुने 5%, यानी कि कुल ब्याज उसको 20% देना होगा। तो 20% किसका देगा, तो 20% देगा 2735 का, यानी कि आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं 2735 का 20%, यानी कि 20/100। यहाँ से 20 × 100 कर जाएगा, 5 से काटने पर यह फिर से 547 ही आएगा। उम्मीद है कि समझ गए होंगे ऐसे क्वेश्चन को। अब देखिए अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए, यानी कि यहाँ पे आपको x का मान बताना है कि x का मान इसमें क्या होगा। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन है तो इसको यदि आप बेसिक से बनाने की कोशिश करते हैं तो काफी आप लफड़ा में फंस सकते हैं। तो इससे बेटर है ना कि हम इसको ऑप्शन से ही बता देते हैं। ठीक है, देखिए ऑप्शन से कैसे बनाएंगे। तो ये लिखा गया है जो आपका समीकरण है 2 के पावर 2x + 3 - 17 बराबर 9 × 2x - 2। अब इतना है तो हमको करना क्या है कि x का मान निकालना है। इसमें से जो भी ऑप्शन है उनमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन सही होना चाहिए, और जब वो ऑप्शन सही होगा तो वही वो x का मान कहलाएगा। तो हम लेकर चलते हैं मान के कि डी ऑप्शन सही है। हम मान के चलते हैं कि डी क्या है, सही है। अगर डी सही है तो x का मान 0 और 2 दोनों पे ये सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो x के मान हम 0 डाल के देखते हैं क्या सेटिस्फाइड करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो जब आप x के मान 0 डालिएगा तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा 2। x के मान 0 डालिएगा तो 2 × 0 यानी कि 0, और 0 में 3 जोड़िएगा तो 2 के पावर 3, अब माइनस हो जाएगा 17 बराबर 9 और 2 के पावर 0। तो जब भी किसी का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो 2 के पावर 0 यानी कि 1 में से 2 घटाएंगे तो -1, और -1 को 9 से गुना करेंगे तो यह कुल मिला के -9 देगा। अब 2 के पावर 3 होता है 8, और 8 में से 17 घटाएंगे तो -9 बराबर -9 आ गया। तो यह 0 पे सेटिस्फाइड है। यह क्या है कि 0 पे सेटिस्फाइड है, 0 पर संतुष्ट है समीकरण, संतुष्ट यानी सेटिस्फाइड। अब 0 पर सेटिस्फाइड है तो 0 इसमें भी है इसमें भी है, तो हम यह कंफर्म नहीं कर सकते कि डी ही सही जवाब है। अब 0 को आप चेक नहीं करेंगे, अब जो करेंगे चेक, हम 2 को करेंगे चेक, 3 को करेंगे, -3 को करेंगे। अगर इसमें से 2 पर हो जाता है इसका मतलब डी सही, अगर 3 पर सही होता है तो सी सही, अगर -3 पर होता है तो बी सही, अगर तीनों में से किसी पर नहीं हुआ इसका मतलब ये सही। तो हम चेक करके देखते हैं पहले 2 पर। अब यदि हम 2 पर चेक करेंगे तो 2 रखने के लिए आप क्या कीजिएगा कि 2 यहाँ रखिएगा तो 2 दूना 4, 4 3 7, यानी कि कुल मिला के 2 के पावर 7 - 17 बराबर, यहाँ पे 2 के पावर 2 रखिए तो 2 दूना 4 में से 2 गया 2 हो जाएगा, 9 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 18। कहाँ 2 के पावर 7 में से 17 घटाएंगे तो कभी भी 18 आएगा, एकदम 18 से अधिक आएगा। इसका मतलब हुआ कि 2 नहीं होगा सेटिस्फाइड,
इसका मतलब ऑप्शन डी गलत। अब हम 3 को चेक करेंगे। जब हम 3 को चेक करेंगे तो x के जगह पे 3 रखेंगे, 2 तिहाई 6, 6 आती 9, यानी कि 2 के पावर 9 माइनस 17। इसको आप तुरंत दिमाग में क्लिक करके बैठा लेंगे, बराबर 9। 2 के पावर 3 हो जाता है कितना, 2 दूना 4 दूना 8, 8 में से 2 गया 6, 6 नमा 54। क्या बताइए कि 2 के पावर 9 में से हम 17 घटाएंगे तो 54 आएगा? नहीं, कहिए कि बहुत ज्यादा इधर आ जाएगा। इसका मतलब यह भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा। अब हम 2 के पावर -3 लेते हैं। अब देखिए -3 लीजिएगा तो x को यहाँ पे रखिएगा तो 2 गुने -3, तो -3 यानी कि -6 हो जाएगा, पहले से 3 है, यानी कि कुल मिला के 2 के पावर -3 हो जाएगा। जब 2 के पावर -3 हो जाएगा ना तो आप लिखिए 2 के पावर -3 -17 बराबर 9। 2 के पावर 3 -3, 2 के पावर -3 यहाँ भी लिखिएगा और -2। अब आपको यहाँ से एक बात पता होना चाहिए, जब भी किसी का पावर माइनस में होता है ना तो उसका पावर को हम प्लस में करने के लिए क्या करते हैं, तब बोलेगा कि क्या करते हैं बताइए। जब पावर माइनस में है या पावर प्लस में करना है तो उसको हम पलट देते हैं। -2 के पावर -3/1 लिखा हुआ है तो इसको हम लिखेंगे 1/2 के पावर 3, ये पावर प्लस में हो गया, -17 बराबर 9 और 1/2 के पावर 3। ये सब आपको नहीं करना है ना, आपको हम डायरेक्ट बताएं कैसे सोल्यूशन करना है। सो ये सब काम आप मन में ही कर पाएंगे। अब 1/2 के पावर 3 लिखे आप, तो हम आपको दिखाने के लिए यहाँ पे लिखे, लेकिन जब आप इसको सीख जाएंगे तो कैसे लिखेंगे, आप इस लाइन को नहीं लिखे, आप डायरेक्ट लिखेंगे 1/8 -17/1, डायरेक्ट इस लाइन पे पहुंचेंगे आप, बराबर 9। 1/8 में से 2 घटाएंगे इधर, 1/8 -2/1, यहाँ पे आप -2/1 लिखेंगे। अब इसको फिर हल करेंगे आप। अब हल करके देखिए तो आप जितना फास्ट आप हल कर सकते हैं, जब इसको आप हल करेंगे तो यहाँ पे क्या निकाल के आएगा, 8 है कैल्शियम 8, ये हो जाएगा 1 -136, यही होगा। और इधर आप करेंगे तो 9 गुने 8 है कैल्शियम 8 हो जाएगा 1 -8 गुना 16। अब 1 में से 136 घटाएंगे तो इधर भी -135/8 आएगा, और इधर 1 में से 16 घटाएंगे तो -15, मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी -135/8 आएगा। दोनों तरफ देखिए यह इक्वल आ गया, दोनों तरफ इक्वल आने का यह मतलब हुआ कि ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट। बस इतना ही करना था। तो आप क्या करेंगे कि जब ये सारी बातें सीख जाएंगे तो आप फटाफट मन में ही मान को रखेंगे, और आपको 10 सेकंड के अंदर पता चल जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है। इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना जरूरी है, तो घबराइएगा नहीं, धीरे धीरे एक्सपीरियंस आपका हो जाएगा। तो संतुष्टि के साथ पढ़िए, धैर्य रखिए, सब चीज क्लियर करवा देंगे हम। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। देखिए लिखा गया है कि आंकड़ों 5, 8, 2, 6, 9, 15, 12, 18 के माध्य माइनस माध्यिका का मान क्या है। मतलब आपको माध्य भी निकालना है और माध्यिका भी निकालना है, दोनों को आपस में घटा देना है। तो क्या आपको माध्य निकालने आता है, तो बोलिए कि हाँ माध्य निकालने तो हमको आता है। इस सबको जोड़ देंगे और जितना रहेगा उतना से भाग कर देंगे, तो आप माध्य निकाल के हमें बताइए। तो माध्य आप ऐसे निकालेंगे, सबको आप ऐड कर देते हैं, हम अभी ऐड ही कर देते हैं। 5, 8, 13, 13, 2, 15, 15, 6, 21, 9, 30, 15, 45, 45 से 12, 57, 57, 8, 65, 10, 75 डिवाइड। इस सबको हम कितना, क्या वो संख्या इसको गिनेंगे हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 से भाग कर देंगे। अब 8 से भाग करके यहाँ पे लिख दीजिए, आपको जितना आता है लिखने। अगर आप लिखेंगे 8 से भाग करके तो 8 9 72, बच जाएगा कितना, 3, 3 पर 0 यानी कि 8 3 24, बच जाएगा 6, 8 7 56, कुछ इस प्रकार से आएगा। अब 9.37 तो इसका माध्य हो गया। अब हमको निकालना है माध्यिका। तो आपको पता है ना कि माध्यिका निकालने के लिए हम क्या करते हैं। तो माध्यिका निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो आंकड़ा दिया गया उसको हम आरोही क्रम में पहले लिखते हैं, यानी कि बढ़ते क्रम में। सबसे पहले छोटा लिखेंगे, तो छोटा क्या है इसमें 2, इसके बाद है 5, इसके बाद आ जाएगा 6, 8, 9, 12, 18। उसको हम गिनती कर गए तो 8 वो पूरेगा। इसको भी गिनती करके देख लेते हैं, 2, 4, 6, 7, यानी कि एक और है जो हम कहीं गलत लिखे हैं, यानी कि पता चल गया कि हम यहाँ पे 15 नहीं लिखे, अब लिखे 18। तो वहां भी गिनने के बाद 8 को पूर गया, यहाँ भी 8 को पूर जाना चाहिए। अब 8 को पूर गया तो यह कितना पूरा, 8, 8 क्या है सम संख्या। जब 8 सम संख्या है तो हम क्या करते हैं ना कि इधर से काटते हुए आएंगे, या आप ऐसा कर सकते हैं
ये काट ही दीजिए ना, इधर से काट दीजिए, इधर से काट दीजिए, इधर से काट दीजिए, इधर से काट दीजिए, इधर से एक और इधर से एक। तो बीच में जो 2 को बचेगा ना, इसका निकालना है माध्य। यानी कि 8 9 17 और डिवाइड कर देना है 2 से। 17 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8.5। तो माध्य का आ गया 8.5। अब माध्य का 8.5 का मतलब है कि 8.50 भी लिख सकते हैं आप। अब यहाँ से आपको क्या करना था? आपको करना था कि माध्य माइनस माध्यिका। तो माध्य माइनस माध्यिका मतलब 9.37 में से आपको घटाना है 8.50। घटा दीजिए 7, 13 में से 5 गया 8 और ये बच गया कुछ नहीं, यानी कि 0.87 होना चाहिए। तो 0.87 3 अंक में दिया गया है ना, तो आप भी यदि 3 अंक में घटाते तो 0.875 आता, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। तो यही इसका फॉर्मूला है बनाने के लिए, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, निकाल के घटा देना है। तो उम्मीद है कि आप सीख गए होंगे इसको। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। लिखा गया है कि ₹1000 की धनराशि को तारा, तमन्ना, टीना के बीच 4, 5, 6 अनुपात में बांटा गया है। तारा और टीना की राशियों के बीच का अंतर क्या है? तो इसमें बनाने के लिए आपको पता है कि जो राशि रियल में दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। राशि दिया गया है 1000, लिख दिए। अब देखिए ये तारा है, तमन्ना है, टीना है, तो यहाँ लिखेंगे तारा। यह सिर्फ समझने के लिए हम लिख रहे हैं, नहीं तो इसको लिखने का जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं। ये लिखे टीना। इसका अनुपात कितना है बांटने का? 4:5:6। ये टोटल पैसा है 1000, और यहाँ पे हम सब पैसा को ऐड करेंगे तो अनुपात में कितना होता है? 6, 5, 11, 4, 15, यानी कि 15 से भाग कर देंगे। और निकालना है तारा और टीना की राशि के बीच का अंतर। तो तारा और टीना के बीच की राशि का अंतर कितना है? अंतर यानी घटाओ, तो बोलिए घटाओ 2 है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ अंतर कितना आ जाएगा? 2, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई। इतना करने के बाद तो आप इतना होशियार है कि कैंसिल उंसिल करके निकालेंगे आंसर। तो आप कर दीजिए इसका काम। और आप इसको काम करेंगे ना तो 5 के पारा में 3 मरतबे कर देंगे, और 5 के पारा में 200 मरतबे कर देंगे, यानी कि 200 गुना 400, 400/3, यानी कि 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, ऐसे चला जाएगा 133.33, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा ए। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप टेलीग्राम पे पूछ लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जाके टेलीग्राम पे ऐड हो जाइए और बढ़िया से पूछ सकते हो। वहाँ पे मैं आपको एकदम बढ़िया से एक्सप्लेनेशन करके मैथ कॉपी पे मैं आपको बता दूंगा। या आपको विशेष प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से। अब देखिए इस क्वेश्चन को लिखा गया है, यदि 2 पुरुष अथवा 3 महिलाएं इसी कार्य को 30 दिन में पूरा करेगा, तो 6 पुरुष और 1 महिला अगर उस कार्य को करने में लग जाए तो कितना दिन में करने में सक्षम होगा? कहने का मतलब है कि 2 पुरुष मिले तो 30 दिन काम करने मिलेगा, या 3 महिला मिले तो 30 दिन काम करने मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि 2 पुरुष का जो क्षमता है, 2 पुरुष का जो क्षमता है वो 3 महिला के बराबर है। बोलिएगा कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हालांकि दोनों 30 दिन में ही काम करेगा। 2 पुरुष मिल गया तो वो 30 दिन में काम निपटा देगा, 3 को महिला मिल गया वो 30 दिन में काम निपटा देगा। इसका मतलब 2 पुरुष का क्षमता 3 महिला के बराबर है, आपस में बराबर कर दिए। अब लिखा गया है कि 6 पुरुष और 1 महिला, यानी कि 6 पुरुष और प्लस में 1 महिला मिलकर कितना दिन में काम को निपटा देगा। तो सबसे पहले तो हमको काम पता होना चाहिए कि काम कितना है। तो अगर हम मान के चलते हैं कि 30 दिन में काम कंप्लीट करता है और 3 महिला मिलकर करता है, तो मान लेते कि 1 महिला 1 दिन में 1 काम करती है, तो 3 महिला 3 दिन में 3 एक, मान के चलते हैं कि 1 महिला 1 दिन में 1 काम करती है, तो 3 महिला प्रतिदिन 3 काम करेगी। तो प्रतिदिन यह 3 काम की, अगर हम सबको महिलाएं बदलेंगे तब की हम बात करते हैं, तो प्रतिदिन यह 3 काम की और 30 दिन तक की। इसका मतलब हुआ कि 3 गुने 30, 90 काम हो गया। तो यही काम तो यह भी करेगा ना, ये भी महिला करेगा। ये महिला में हम सबको महिला में ही कन्वर्ट करेंगे। यहाँ 1 महिला है, महिला को रहते हैं, पुरुष को महिला में कन्वर्ट करते हैं। तो 2 पुरुष बराबर है 3 महिला, तो 6 पुरुष बराबर कितना महिला बताइए? तो 2 रहेगा तो 3, और 4 होता तो 6, और 6 है तो यानी कि कितना होना चाहिए? 9, यानी कि 9 पुरुष। यहाँ पे 6 पुरुष बराबर कितना हो जाएगा? 6 पुरुष बराबर 9 महिला। कैसे? तो बोलिएगा कि सर ऐसे नहीं कर सकते हैं, इसको हम 3 से गुना करेंगे तो 6 पुरुष बराबर, इधर भी 3 से गुना करेंगे तो 9 महिला। तो जहाँ पे 6 पुरुष वहां पे हम 9 महिला लिख सकते हैं, और 1 महिला पहले से है लिखा हुआ, और यह टोटल काम कितना होगा? 90।
तो 9 महिला और 1 महिला कितना हो गया, 10 महिला। 10 महिला मिल जाएगी और काम 90 को है और कंप्लीट कर देगी। तो कितना दिन काम को लगाएगी करने में, तो बोलेगा कि 9 दिन लगाएगी। तो 9 दिन हो गया क्या आंसर। तो आता है कि समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। इसको डाउट है तो आप टेलीग्राम पे पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। लिखा गया है कि 3x² प्लस ax प्लस 4 x माइनस 8 से पूर्णतः विभाजित है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को। लिखा गया कि यदि 3x² प्लस एक्स प्लस 4 x माइनस 8 से पूर्णतः विभाजित है, तो a का मान होगा। तो हम आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें, जब कोई अलजेब्रा का जोड़ घटाव गुना भाग होता है ना, जैसे x² प्लस 4x प्लस 4, अगर ये x प्लस 2 से हम भाग करेंगे, अब विभाजित है पूरा पूरा लग गया है, इसका मतलब हुआ कि x प्लस 2 इसका एक गुणनखंड है, एक शून्यक है। तो जब x प्लस 2 एक शून्यक होगा, ये बराबर में 0 आएगा। x का मान कितना हो जाएगा, -2। इसका मतलब हुआ कि इसमें हम x के पे -2 रखेंगे ना, यह शून्य में बदल जाएगा। तो वही बात यहाँ पे दिया गया है कि ये है समीकरण आपका 3x² प्लस ax प्लस 4, और यह x माइनस 8 से पूर्णतः विभाजित है। तो x प्लस 8 से पूर्णतः विभाजित है, इसका मतलब हुआ कि x माइनस 8 इसका शून्य होगा। तो x का मान किसके बराबर था, 8 के बराबर। अब x के मान जब इसमें हम 8 रखेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, 0 में। अब x के मान 8 रखिए, तो 3 गुने 8 के स्क्वायर यानी कि 64 प्लस 8a प्लस 4 बराबर 0। 64 को 3 से गुना करेंगे तो 192, 192 में 4 जोड़िएगा तो 196, यानी कि 8a बराबर हो जाएगा -196, इधर आ जाएगा। तो अब यहाँ से इसको यदि आप भाग करेंगे ना, तो 8 से इसको काट सकते हैं। 8 दूना 16 माइनस में बच गया 3 पर 6, 8 चौक 32, बच गया 4 8 5 40, यानी कि -24.5, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। लिखा गया है कि a प्लस 1/a बराबर 8 है, तो a³ प्लस 1/a³ बराबर क्या होगा। तो आपको पता है कि जब भी हमको ये चीज दिया जाता है कि a प्लस 1/a बराबर अगर k है, तो a³ प्लस 1/a³ निकालने के लिए हम करते हैं k³, और यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे 3k। बस आपको ये बात अलजेब्रा में याद होना चाहिए था। अगर याद नहीं है तो घबराना नहीं है, अलजेब्रा का हम बेसिक वीडियो लाएंगे, उसमें आप समझ जाएंगे कि यह कैसे आता है। तो इसी प्रकार से दिया गया है आपके पास a प्लस, दिया गया a प्लस 1/a बराबर 8, हमको निकालना है a³ माइनस 1/a³। क्या करेंगे, 8 का क्यूब करेंगे, अब माइनस 3 गुने 8, 8 8 64 8 512 में से हम 24 घटा देंगे ना, तो 12 में से 4 गया 8 और बच गया 0, 0 में से 2 10 में से 2 गया 8, 4, यानी कि 488, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा हो। उम्मीद है कि ये सब क्वेश्चन आप समझ जाते होंगे। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। लिखा गया कि 324 से पूर्णतः विभाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 5 × 9। और इस 5 × 9 में से आप क्या कीजिएगा, 324 से डिवाइड। अगर यह पूरा पूरा कट जाता है, इसका मतलब कि सबसे बड़ा संख्या यही है। अगर यह नहीं करता है तो शेषफल बचेगा, तो शेषफल बचेगा तो जो बचेगा उसको हम घटा लेंगे। तो 324 को कै मरतबे लगाइएगा, तो बोले कि 3 मरतबे आराम से लग जाएगा, तो 3 मरतबे लगा दीजिएगा। कितना हो जाएगा, 972। घटा दीजिएगा तो 9 में से 2 गया 7, 9 में से 7 गया 2, कैंसिल 27, ऊपर से 9 आएगा। तो क्या यह 9 आ गया ऊपर से, तो क्या लगेगा, तो बोले कि नहीं लगेगा, तो हम यहाँ 0 देंगे और यहाँ से फिर एक अंक हम उतार लेंगे। अब कितना मरतबे आप लगाएंगे जरा सोच के बताइए। तो आप क्या 3 9 27, 9 मरतबे तो आप नहीं लगा सकते हैं, 8 मरतबे लगा सकते हैं। 8 मरतबे लगाएंगे तो 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, और 8 से गुना करते 8 16 3 19 हासिल 1, 8 24 1 25, 2592 में घटाइएगा तो 9 में से 2 गया 7, 0 2 कैंसिल 207 आ गया। इसका मतलब हुआ कि अगर इसमें 207 कम होता ना तो ये भाग लग जाता। हम क्या करेंगे कि 207 घटा लेंगे इसमें से, तो घटाइए, तो 5 को 9 लिखिए और इसमें से आप क्या कीजिए 207 घटा लीजिए।
घटाइएगा तो 9 में 7 गया 2, 9, 9 में 2 गया 7, 9 और हो गया 9, यानी कि 99,792 कहीं ना कहीं ऑप्शन में होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, ये भी क्वेश्चन उम्मीद है कि आप यह भी क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर कि पाइप ए 1.5 घंटा में एक खाली टंकी को भर देगा, जबकि पाइप बी जो है 2.4 घंटा में एक भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है। जब टंकी खाली है तो पाइप ए को 1 घंटे के लिए चालू रखकर बंद कर दिया जाता है पाइप ए को। अब पाइप बी को 1 घंटे के लिए टंकी से पानी निकालने के लिए खोल दिया जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है, और टंकी पूरी भरी पाइपों को वैकल्पिक रूप से प्रत्येक समय, मतलब 1 घंटा इसको खोलना है 1 घंटा इसको बंद करना है, प्रत्येक समय 1-1 घंटे के लिए खोला और बंद किया जाता है, तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। देखिए बहुत आसान सा सवाल है, इसको आप ऐसे बना सकते हैं। ये रहा टंकी, ये रहा टंकी, इस टंकी में पानी भरना है। अब इस टंकी में पानी भरेंगे तो 2 नल है, एक नल है ए और एक नल है बी। ए का काम है इसमें डालना और बी का काम है इसमें से निकालना। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो डालता है ना वह 1 घंटा 1.5 घंटा में फुल कर देगा इस टंकी को, 1.5 घंटे में टंकी को भर सकता है। लेकिन ये जो है यह 2.4 घंटा में खाली कर सकता है, मतलब ये निकालने वाला और ये भरने वाला है। तो हमें पता नहीं कि इस टंकी में पानी कितना आता है, सो हम यह मान के चलते हैं कि इसमें पानी कितना आता है। इसके लिए क्या करते हैं, 1.5 और 2.4 इसका हम लेते हैं एलसीएम। इसका एलसीएम ले लेंगे तो यह आ जाता है 12। ये ले लिए कि इससे मान लेते हैं कि 12 लीटर पानी अटता है। अगर इसमें 12 लीटर पानी अटता है तो इसका क्षमता कितना हो जाएगा, तो 1.5 घंटा में भर देता है। इसका मतलब कि इसका क्षमता +8 लीटर पर आवर भरने का इसमें क्षमता है। अगर ये 2.4 घंटा में खाली करते हैं 12 लीटर, तो हम क्या करेंगे कि इसमें 12 में 2.4 से भाग देंगे ना, यह आ जाएगा 5, यानी कि -5 लीटर पर आवर इसको खाली करने का क्षमता है। यहाँ तक समझ गए होंगे कि 1.5 घंटा में भर जाता है, 12 लीटर की टंकी है, तो मतलब 8 लीटर प्रति घंटे में भराएगा। अगर 2.4 घंटा में खाली करे तो यानी कि यह 5 लीटर डेली पर घंटा खाली करता है। तो अब देखिए 8 लीटर इसमें भराएगा, 5 लीटर में से निकल जाएगा, तो बच कितना जाएगा, तो बच जाएगा 3 लीटर। अब 3 लीटर बचने में कितना टाइम लगा, 1 घंटा इसको खोलेंगे, 1 घंटा इसको खोलेंगे, 2 घंटा का टाइम लगा। तो 2 घंटा में हम इस टंकी में सिर्फ 3 लीटर पानी को रख पाए, लेकिन हमको टंकी को पूरा भरना है। में लिखा गया कि टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा, तो 3 लीटर इसमें नहीं ना चाहिए, इसमें 12 लीटर चाहिए। तो 12 लीटर चाहिए, इसका मतलब है कि इसको कै गुना, 4 गुना चाहिए, तब तो यह 12 लीटर पूरेगा। तो इसका भी 4 गुना चाहिए, यानी कि 8 घंटा में 12 लीटर पानी इसमें भर जाएगा। इसको यदि आप ऑप्शन से मैच करेंगे तो आंसर आपका निकलेगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन बुक में इसका आंसर जो दिया गया 4.75, जो कि गलत है क्वेश्चन के अनुसार से। 4.75 तब आंसर आएगा जब इसमें बोलता है कि 2 घंटा काम या 4 घंटा काम होने के बाद शेष काम कितना देर में हो जाएगा, अगर इस नल को नहीं खोलेंगे तब। लेकिन इसमें बारी बारी से खोलने के लिए कहा गया है ना, इसलिए इसका आंसर सी होगा। उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। लिखा गया है कि एक समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, जिसका क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है और विकर्णों की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का मतलब हुआ कि वैसा चतुर्भुज जिसका सभी भुजा आपस में बराबर हो, जिसका सभी भुजा आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। लेकिन इसका विकर्ण जो होगा ना, इसका विकर्ण ये डिफरेंट होता है। ये विकर्ण क्या होता है, डिफरेंट होता है, विकर्ण अलग अलग होता है। और इसका क्षेत्रफल दिया गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल का यदि हम फॉर्मूला देखें तो इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने d1 इंटू d2, मतलब पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। और यहाँ पे इसका एक क्राइटेरिया होता है कि यहाँ पे 90 डिग्री होना चाहिए सब एंगल। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि क्षेत्रफल तो 6 दे दिया गया है, 1/2। हम d1 को मान के चलते हैं कि 7 सेंटीमीटर है, मतलब मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक कितना है, 7 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है,
ए के नाम रख दिए 7, D2 की D2 रहने दिया। अब यहाँ से अगर कीजिएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यह D2 बराबर आ जाएगा 12/7। तो आपको D1 पता चल गया और D2 पता चल गया। जब आपको D1 और D2 पता चल जाएगा तो फॉर्मूला है, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि भुजा बराबर, समचतुर्भुज की भुजा बराबर होता है 1/2 रूट अंडर D1 का होल स्क्वायर और प्लस में D2 का होल स्क्वायर। यानी कि कुल मिला के यदि बात बोला जाए तो 1/2 रूट अंडर D1 का मान आपको पता है कि हम 7 माने थे, 7 का स्क्वायर, और D2 यानी कि 12/7 का होल स्क्वायर। जब इसको आप कैलकुलेशन करेंगे ना तो कुल मिला के यह अंतिम में कितना देगा, 3.6 सेंटीमीटर के करीब आएगा इसका आंसर। तो इसको ऑप्शन नंबर बी हो गया सही जवाब। उम्मीद है कि यहाँ से आप इसको हल कर लेंगे। यदि आप यह भी नहीं कर पाएंगे तो टेलीग्राम पे पूछ लीजिए। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। लिखा गया है कि एक वस्तु 20 मीटर की त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार पथ पर 4 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चल रही है। इसके द्वारा एक चक्कर में पूरा करने में लिया गया समय, एक चक्कर में पूरा करने में लिया गया समय, तो समय बराबर क्या होता है, यह है कि समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। तो आपको दूरी पता नहीं है तो एक चक्कर जब लगाएगा वृत्ताकार पथ पे तो एक चक्कर लगाने का मतलब हुआ कि उसका दूरी हो गया 2πr, परिधि के बराबर। यानी कि दूरी जो होता है वह किसके बराबर हो जाएगा, परिधि के बराबर। दूरी कितना हो जाएगा 2πr, ठीक है। 2 गुने पाई का मान पाई ही रहने दीजिए क्योंकि आंसर में पाई ही लिखा गया है और आर का मान दिया गया है आपको 20, यानी कि 40 पाई हो जाएगा दूरी। तो समय बराबर दूरी बटे चाल लिखें तो दूरी हो गया आपका 40 पाई। अब चाल कितना है तो 4 मीटर प्रति सेकेंड, तो डिवाइड कर देंगे 4 से, यानी कि यह कटने के बाद आ जाएगा 10 पाई मीटर पर सेकेंड। सॉरी मीटर पर सेकेंड नहीं, यहाँ समय का बात पूछा तो ओनली सेकेंड होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। यहाँ पे पाई को नहीं तोड़ना था क्योंकि पाई का आंसर पाई में ही दिया गया है, तो घबराना नहीं है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। अब देखिए इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि नीलांजन भारती से 11 वर्ष छोटा है। 15 साल बाद भारती नीलांजन की आयु की 1.2 गुनी हो जाएगी, तो नीलांजन की वर्तमान आयु कितनी है। अब इसको यदि हम बेसिक से बना एक्स मान के तो हम एक्स किसको मानेंगे, तो जिसका आयु ज्ञात करना है ना उसी को हम एक्स मानते हैं, ताकि फाइनली एक्स का मान आएगा और उसको मान को हम आंसर मान लेंगे। तो हम यह मान के चलते हैं नीलांजना की आयु कितना है, नीलांजन की आयु वर्तमान में x वर्ष मान के चलते हैं, तो भारती का आयु कितना हो जाएगा, सिर्फ वर्तमान की हम बात करते हैं। वर्तमान में नीलांजन अगर x वर्ष का है तो भारती कितना का होगा, तो पढ़ने से पता चलेगा, तो पढ़ने से पता चलेगा कि नीलांजन भारती से 11 वर्ष छोटा है। नीलांजन जो है भारती से 11 वर्ष छोटा है, यानी कि इससे 11 वर्ष ये बड़ा होना चाहिए, यानी कि इसका मान हो जाएगा x + 11। ये वर्तमान की बात है। 15 साल बाद की बात करते हैं हम, तो 15 साल बाद की बात करते हैं, इसका मतलब इसका उम्र हो जाएगा x + 15 साल और इसका उम्र हो जाएगा x + 11 + 15 करेंगे तो 26। अब प्रश्नानुसार कंडीशन क्या दिया गया है, तो प्रश्नानुसार जो कंडीशन दिया गया है बस उसी को लेना है और इसका मान आपको आ जाएगा। ये रहा बाय प्रोसेस। तो प्रश्नानुसार दिया गया है कि 15 साल बाद भारती नीलांजना की आयु की 1.2 गुना हो जाएगा। 15 साल बाद भारती जो है ना x + 26, ये नीलांजना की आयु की 1.2 गुनी, तो नीलांजना की आयु कितना है 1 + 15, यह हो जाएगा 1.2 गुनी। तो इसको अगर हम बराबर कर देंगे तो इसमें ना हम 1.2 से गुना करेंगे, जिसको बोलेगा ना उसका जस्ट अपोजिट गुना करते हैं, तब जाके यहाँ आपस में बराबर हो जाता है। अब इसको हम सेटिस्फाइड करा लेंगे या हम इसको मल्टीप्लाई करके x का मान निकालेंगे। तो यहाँ से देखेंगे तो x + 26 ही रहेगा, ये इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो 1.2x हो जाएगा और ये बराबर में हो जाएगा 15 को 12 से गुना करेंगे 180, यानी कि ये हो जाएगा 18। अब यहाँ से देखिएगा तो x को यदि आप इधर ले आते हैं ना तो 0.2 आ जाएगा माइनस में, और इसको इधर घटाते हैं ना तो ये आ जाएगा, आपको घटाएंगे उधर से कितना हो जाएगा -8। अब यहाँ से आप डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइड कीजिएगा तो x का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल कर लेंगे
तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 8/0.2। अब ये 0.2 आया ना, तो आप क्या कीजिएगा कि पॉइंट को यहाँ से नीचे से हटा दीजिएगा। जब नीचे से पॉइंट हटेगा तो ऊपर जाके एक जीरो मन यानी कि 10 से गुना हो जाएगा। तो इसको आप काट दीजिए, 2 चौके 8 यानी कि कुल मिला के आ गया 40। मतलब कि ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। ये था बाई प्रोसेस। अगर हम बाई ऑप्शन बनाते तो क्या आंसर आना चाहिए था और कैसे आंसर सही होता, तो बाई ऑप्शन भी आपको बता रहे हैं। तो ये जो दिया गया है यह वर्तमान आयु दिया गया है। क्यों? क्योंकि नीलांजना की वर्तमान आयु पूछा है, तो यह नीलांजना की वर्तमान आयु होगा। तो अगर हम ऑप्शन डी मान के चलते हैं कि नीलांजना की वर्तमान आयु, यह लिखे नीलांजना और ये लिखे भारती, इसकी अगर वर्तमान आयु 38 वर्ष है, तो कंडीशन में क्या कहा गया है कि 15 साल बाद भारती जो है नीलांजना की आयु की 1.2 गुनी। तो 15 साल बाद यदि हम जाएंगे तो नीलांजना की आयु 38 15 कितना हो जाएगा? 53, यही होगा। और यहाँ लिखा गया है कि नीलांजना भारती से 11 वर्ष छोटा है, यानी कि नीलांजना जो है भारती से 11 वर्ष छोटा है, यानी कि 38 से 33 में 11 ज्यादा होना चाहिए, यानी कि 49 होना चाहिए। अब 15 साल बाद इसका हो जाएगा 54। ठीक है, 54 को हम 1.2 से गुना करेंगे तो कभी भी 53 आएगा? बोलेगा कि नहीं। ये किसका मतलब हुआ कि 1.2 से गुना करने पर ये 53 कभी भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन डी जो है से गलत है। ऑप्शन डी गलत है, तो ऑप्शन सी को चेक करेंगे इसी प्रकार से। तो ऑप्शन हम सी को अगर चेक करते, यहाँ लिखते नीलांजना और ये लिखते भारती। ये वर्तमान आयु नीलांजना की पूछ रहा है, तो नीलांजना का वर्तमान देल है और भारती जो है इससे 11 वर्ष बड़ा है, यानी कि इससे 51 हो जाएगा। 15 साल बाद की बात करें तो यह 15 साल बाद हो जाएगा 55 साल का, और इसको हम 15 साल बाद की बात करें, इसका उम्र कितना हो जाएगा? में जोड़ देंगे तो 51 और 15, 51 5 56 और 10 66। तो पूछा क्या गया है कि 15 साल बाद भारती नीलांजना की आयु का 1/2 गुना। मतलब किसको अगर हम 1.2 से गुना करेंगे तो क्या यह 1.2 से गुना करने पर 66 हो जाएगा? तो आप जरा सोच के देखिए, 12 को इसे गुना कीजिएगा ना तो 66 आ जाएगा। इसका मतलब है कि सही जवाब है। तो आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पर। अब देखिए इसे पूछा गया कि यह किसके बराबर है। बहुत आसान सवाल है, इसको आप बहुत आसान तरीका से बना सकते हैं। पूछिएगा कैसे? इसको आप ऐसे बना सकते हैं। लिखा गया है 16 के पावर 0.16 मल्टीप्लाई 2 के पावर 0.36। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन हैगा ना, तो आपको नहीं जो बेस है बेस इसको समान कर देना है। यानी कि यह 2 है, छोटा रूप में लाना, यह 2 है तो यह भी 2 में आना चाहिए। तो हम 16 को कितना लिख सकते हैं? तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4, और इसका पूरे का पावर आप हो जाएगा 0.16, और ये मल्टीप्लाई 2 के पावर हो गया 0.36। अभी जो 4 है ना, यह 4 क्या होता है कि आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। जब यह आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा? 2 के पावर हो जाएगा 2 के पावर 16 को 4 से गुना करेंगे 64, यानी कि 0.64 मल्टीप्लाई 2 के पावर 0.36। अब यहाँ से यदि आप ध्यान दीजिएगा तो बेस समान है। जब बेस समान रहता है तो पावर को हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो पावर को ऐड कर दीजिए। 2 64 में 36 जोड़ेगा तो 100 होगा, और 100 जब हो गया, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद यहाँ पे जोड़ क्या आना चाहिए था? यानी कि 2 के पावर 1, यानी कि कुल मिला के आपको 2 आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। लिखा गया है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 7 घटाने पर प्राप्त संख्या जो है ना 15, 24, 28, 32 से विभाजित हो जाए। 7 घटाने पर इससे विभाजित हो जाना चाहिए। तब इसके लिए आपको क्या करना है? बहुत आसान सवाल है। आप चाहे तो ऑप्शन सी बना सकते हैं, और नहीं तो आप क्या कीजिए कि सबका एलसीएम निकाल लीजिए। अगर ऑप्शन से आप नहीं बनाना चाहते प्रोसेस से, तो प्रोसेस से बनाएंगे तो 15, 24, 28, 32 इस सब का एलसीएम निकाल लेंगे। इस सब का एलसीएम निकालेंगे तो पहले आप 2 से लगाइएगा, तो 15 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, और ये 16 हो जाएगा। फिर आप 2 से लगाएंगे, ये 15 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा।
फिर आप 2 से ही लगाएंगे, ये 15 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, 3 से लगाएंगे, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अब ये नहीं लगेगा, जब ये नहीं लगेगा तो अंतिम हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 तिक 24, 24 पचे 120, यानी कि 120 गुने 7 चौक 28। जब इसको आप गुना करेंगे तो बड़े 8 96, बड़े 8 96 के 6 हासिल 9, 12 दूना 24 और 9 33, 3360 इतना आ जाएगा। अब 3360 आ गया, लेकिन 5 अंकों की संख्या होना चाहिए। ये तो 4 अंक का ही है, तो अब ये 4 अंक का ही है, तो हम 4 अंक से 5 अंक में हम जाएंगे ना। तो 4 अंक से अगर हम 5 अंक में जाएंगे तो इसको हम 5 अंक में बदलने के लिए हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये 5 अंक में बदल जाए। तो सोच के देखिए, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा क्या, 4 से मल्टीप्लाई करके देखिए। और 4 से कीजिएगा तो 4 0 6 चौक 24, 2 4 12, 2 14 हासिल 1 4 12, 1 13, ये हो गया 4 से। लेकिन 4 से किए तो 13,440 आया है। अगर हम 3 से करके देखते तो यह कितना आता है, देखते हैं 5 अंक आता है कि नहीं आता है। तो क्या 3 अंक में भी आ जाएगा क्या, 3 0 0 छतरी 18, 3 3 9 1 10, 3 3 9 1 10, इतना आ गया। तो यह तो 5 अंक में आ गया, तो मिनिमम 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये 5 अंक में बदल गया। इसका मतलब ये जो है ना संख्या, ये सबसे छोटी संख्या है और ये सबसे भाग लग जाएगा। लेकिन यह बोला गया है ना कि 7 घटना भी चाहिए, तो 7 घटेगा, इसका मतलब 7 इसमें जोड़ देंगे। अब 7 जोड़ दीजिए, अब यदि 7 आप जोड़ देंगे तो इतना हो जाएगा। इसी में से जब आप 87 में से 7 घटा देंगे तो अंतिम में ये आ जाएगा, और इसमें तो भाग लग जाएगा सबसे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, नहीं बी में नहीं, सॉरी, हाँ बी में ही दिया गया है। आशा है कि, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। आप बाई ऑप्शन से तो आप ऐसे ही बना सकते हैं, या बारी बारी से डिवाइड करके देखेंगे, जिसमें 7 आ गया शेष इसका मतलब वो सही है, जिसमें 7 शेष नहीं आएगा उसका मतलब वो गलत हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप यह भी समझ गए होंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन लिखा गया है कि एक कक्षा में 10 लड़कों के औसत 75 अंक है, जबकि 15 लड़कियों का औसत 55 अंक है। अब कुल 25 विद्यार्थियों की औसत क्या है। एकदम आसान से निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप लिखिएगा बॉयज, यहाँ पे लिखिएगा गर्ल्स। ये हो गया 10 बॉयज है और 15 लड़कियां हैं। इसका अगर एवरेज देखा जाए तो 75 है, और इसका एवरेज देखा जाए तो 55 है। ये संख्या लिखा गया है और ये औसत लिखा गया है। अभी थोड़ा देर पहले हम इस पर चर्चा किए थे। जब इस प्रकार के प्रश्न है और औसत निकालने की बात है तो आपको घबराना नहीं है। आपको करना क्या है, जो संख्या लिखा रहेगा ना उसको आप रेशियो में तोड़ लीजिए। 5 के पहाड़ा में 2, 5 के पहाड़ा में 3। जब इतना काम आप कर लीजिएगा तो 75 को 2 से गुना कीजिए, कितना आ जाएगा भैया 150। इसमें जोड़ दीजिए 55 को 3 से गुना करके, कितना आ जाएगा 55 हो जाता है 165, और इसमें आप डिवाइड कर दीजिए टोटल संख्या, यानी कि 2 3 5 से। अब इसको जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा 315 डिवाइड 5, भाग दीजिए तो 5 6 30, 5 3 15, 63। ये परसेंटेज में नहीं होना चाहिए था, परसेंटेज गलत लिखा गया है, सिर्फ 63 होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। उम्मीद है कि आप यह भी समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। लिखा गया है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 18% भोजन एवं शिक्षा पर खर्च करता है, 25% आवास एवं यातायात पे खर्च करता है, 24% बीमा एवं सुरक्षा पे खर्च करता है, तथा 20% बैंक में जमा करा लेता है। अब उसके पास जो बचा हुआ राशि वो 19,500 है, तो बताए उसका कुल आय कितना है। तो जब कुल आय निकालने की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी कुल आय होता है किसी व्यक्ति का, वह अपने आप में कितना होता है 100%। 100%, इस 100% में से यह खर्चा कर चुका अभी तक कितना 18%, 25%, कितना 18%, 25%, 24%, 20%, यानी कि सबको यदि हम जोड़ेंगे ना तो 18 और 25, 33 10 43, 43 और 24, 47 67, 67 20, 87, यानी कि 87% यह अभी तक खर्च कर चुका है। तो खर्च कितना कर दिया 87%। तो बचत इसके पास कितना है परसेंटेज में, बोलेगा 13%। क्यों, क्योंकि यह 100% आमदनी है इसके पास, और 87% खर्च कर दिया तो 13% ही बचत होगा, और 13% का मान रियल में दिया गया 19,500, यानी कि 13% बराबर 19,000 हो गया 500।
हमें क्या निकालना है, कुल आय। तो कुल आय कितना है 100%, तो 100% का मान निकालेंगे ना। 100% का निकालने के लिए क्या करेंगे, 19,500 में आप डिवाइड 13% कर देंगे, 100% से गुना कर देंगे ताकि 100% का मान आ जाए। अब यहाँ से आप कटिंग कुटिंग कर लीजिए, 13 के पारा में ये कटेगा, तो हाँ कटेगा, 13 कम 13 बच गया 6 5 13 5 65, यानी कि यह कुल मिला के 1,50,000 हो जाता है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, जो कि आपको ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है 1,50,000। तो चलिए आप देखते हैं इस पूरे सेट का लास्ट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, बहुत ही आसान सा सवाल है, इसको आप चुटकी में बना सकते हैं। कैसे, देखिए लिखा गया है कि 1120 बटा में रूट अंडर पी बराबर 80 है, तो पी का मान क्या है। अब यहां से आपको कुछ करना थोड़े ना है, पी के मान आप ऑप्शन में से देखकर रख सकते हैं। तो सोचिए आप जरा, पी के मान यदि आप 14 रखेंगे तो रूट में से कहिए 14 बाहर आएगा सही से। जब सही से 14 बाहर नहीं आएगा तो भाग करके हम 80 कैसे लाएंगे, नहीं ला सकते हैं। तो 14 गलत जवाब। अगर हम 140 रखते हैं रूट अंडर में, तो क्या 140 का भी रूट अंडर से बाहर आता है परफेक्ट पूरा, बोलेगी नहीं आता है। जब नहीं आता है तो यह भी गलत। अब 196 रखेंगे तो आ जाता है। अब 196 जैसे ही रखिएगा रूट अंडर में, तो यह बाहर देता है कितना, 14। यानी कि हम पी के जगह पे 196 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 14, तो यहाँ पे लिखते हैं 14। अब 14 लिखा हम काटेंगे तो 80 आना चाहिए। तो देखिए 80 आएगा क्या, 14 के पारा में काटिए, 14 8 72 से 80 आ गया। इसका मतलब ही सही जवाब हो गया। बस आपको इतना ही करना था। यदि आप बोलेंगे कि इसको हम प्रोसेस से कैसे करते, तो वह भी आप कर सकते हैं, उसके लिए भी कोई भारी बात नहीं है। आपको हम प्रोसेस ही बता देते हैं। अगर इसको प्रोसेस से करने की बात करें तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, तो रखते इधर। प्रोसेस से इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि 1120 बटा में रूट पी दिया हुआ है, अब बराबर 80 है। बटा में कुछ नहीं तो ये कर दीजिए। यदि आप ये कर दें तब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1120 बराबर 80 रूट पी आ गया। अब यहां से पी का मान निकालना है, इसका मतलब हुआ हम क्या करेंगे ना कि इस गुना में जो 80 है ना, इसको हम भागे में ले आएंगे, यानी कि 1120 बटा में हो जाएगा 80 बराबर रूट पी। इसको जब हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 0 कैंसिल, यह आ जाएगा कितना, यह आ जाएगा आपको 8 से 14, यानी कि 14 मरतबे आ जाएगा। यहां से आपको समझ में आया कि 14 बराबर आ गया रूट पी। अब हमको रूट पी नहीं चाहिए, ओनली पी चाहिए। तो ओनली पी के लिए हम स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ। यहाँ से पी का मान कितना आ जाएगा, 196। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि पी का मान 196 सही जवाब है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट सेट में। और तब तक के लिए यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। कोई भी चीज़ पूछना है तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और साथ ही में मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा, ताकि वहाँ भी आप कुछ कुछ नया सीख पाइएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए विदा। और मैं आपको नेक्स्ट सेट बहुत जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा। अब मैं आपसे छुट्टी बिल्कुल नहीं मांगूंगा।